आज के सेशन में हमारे सारे एक्सपर्ट से तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कल छुट्टी थी, इसका मतलब नहीं कि आज पिक ऑफ द वीक मिलेगी, वो खाली मंडे को मिलती। आज पिक ऑफ द डे। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। करिए शुरुआत कुणाल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय तो थी टाटा पावर पर, लेकिन ये जो अनिल जी पावल साहब ने पूरा मूड बिगाड़ दिया है, तो अनिल जी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं कहां खुलता है। वैसे अनिल जी नीचे मिले तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि 225 226 के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, और चाहे कुछ हो जाए टाटा पावर में आपको जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखेगी। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। आज गिरावट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी। नीचे के लेवल्स पर बाय करें, 225 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 225 का स्टॉप लॉस रखना है, 225 में खरीदना है? नहीं अनिल जी, 225 का स्टॉप लॉस रखना है। 225 मजबूत सपोर्ट है, नीचे मिल जाए तो 225 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ठीक है, परफेक्ट। चलिए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं सोच रहा हूँ मार्केट खुलने के बाद ही ट्रेड लेंगे, फिलहाल अभी एक बार नोटा का यूज करना सही रहेगा। तो पहले तो कैसे लोगे वैसे भी? चलिए, नोटा अप्रूव्ड, बहुत ही बढ़िया है। किरण जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल जी, डीप मॉर्निंग। मेरा भी नोटा ही होगा अनिल जी। जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसल्ट होने दे, फिर हम नए ट्रेड सजेस्ट करेंगे। ओके कुणाल जी, जो हिसाब से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके नोटा को पीछे बैक टू बैक फॉलो किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सुमित जी बहुत जल्दी आपको टक्कर दे नहीं पाएंगे। अच्छा, खुद सुमित जी ने फॉलो कर दिया आपको। सुमित जी, कई बार क्या होता है, जिससे आपको टक्कर लेनी होती है, भले आप उसको इन प्रिंसिपल आप एग्री हो, सहमत हो कि बात तो आदमी सही कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए आपको डिसएग्री होना चाहिए था, जो आपने मौका छोड़ दिया। जी कुणाल जी। अनिल जी, गठबंधन की सरकार बनेगी अनिल जी हमारी, आप चिंता न कीजिए। कैसे चलेगी वो हमको पता है फिर। ठीक है जी। मोदी जी, गुड मॉर्निंग, बताए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने एचडीएफसी बैंक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बाय ऑन डिप्स पे कीजिए, 1475 के आसपास मिलता है, बाय करने की सलाह होगी 1460 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है आज के सेशन में 1510 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला, हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिले। 1475 के आसपास बाय करेंगे, 1460 के एसएल से 1510 के टारगेट्स देखने को मिले। परफेक्ट। पालवे साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग। बाय सेल नोटा? अनिल जी, नोटा यूज करूंगा आज। मार्केट अनसर्टन है, ओपनिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो अभी तो नोटा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर। अब पहले तो आप व्यू बताओ, ये पॉल साहब से जो इतने डरे हुए हैं हमारे कुणाल जी, इनका डर ठीक है कि मतलब दूर करने की जरूरत है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। डरना थोड़ा है, बट देखिए कल जो फेड की मीटिंग का जो आउटकम था, उसमें नया तो कुछ था नहीं। मतलब ऐसे जैसे बाजार सोच रहा था कि इसी मीटिंग पे कोई एक सरप्राइज रेट हाइक आ जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। मार्च में करेंगे, वो सबको पता था कि मार्च में करेंगे। मार्च में बॉन्ड बाइंग खत्म होगी, वो भी दुनिया को पता था कि मार्च में बॉन्ड बाइंग खत्म होगी। बाकी उन्होंने जरूर थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया है कि रेट हाइक्स जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 बार होगी 2022 में, वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट दैट वुड ऑल डिपेंड ऑन जो मैक्रो फैक्टर्स कैसे रहते हैं, इन्फ्लेशन कैसा रहता है, ग्रोथ कैसा रहता है। तो देयर इज टाइम टू गो। और जितना पैनिक हम कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स में, उतना पैनिक नहीं हुआ। हालांकि ठीक है, डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा वीक दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है अगर इन लेवल्स पे बाजार आज के खुलते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। एक तो आज एक्सपायरी का दिन है, बाकी जैसे मैं कह रहा हूं नया कुछ हुआ नहीं। और अच्छा, एक और चीज मैं ओवर द वीकेंड देख रहा था कि ये जो फेड की जो रेट हाइक की साइकिल है, अभी एज रिसेंट एज 2015 से 18 फेड ने रेट हाइक का सिलसिला किया था, फिर 2004 से 2006 उस दौरान भी किया था, बट वो दोनों पीरियड में यूएस के मार्केट्स भी करीबन 8 से 10% बढ़े हैं, और हमारे बाजार ने भी बहुत ही अच्छा किया उस दौरान। तो जिनका मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है, उनको तो ये रेट हाइक के जो पीरियड है उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये एक इंडिकेटिव भी होता है कि यूएस में अच्छी इकोनॉमी की रिकवरी रहेगी तो ही रेट हाइक पॉसिबल है। और
उसमें फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी अच्छे आते हैं, तो ऑल इन ऑल लिक्विडिटी जरूर थोड़ा स्क्वीज होती है, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज, इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो दैट्स गुड फॉर द मार्केट्स। अब इसके बाद अनिल जी, आज जिन्होंने नोटा किया है उन सब की भरपाई करने को मैं तो तैयार हूं। तो मेरा अनिल जी पहला पिक ऑफ द डे तो रहेगा आज कोटक बैंक में गिरावट में, बाजार जब 300 एक मिनट सेठी साहब, इनकी मांग है ये सारे जो जिन एक्सपर्ट्स की आप नोटा की भरपाई करने को, ये बोल रहा हमें नोटा के बदले में नोट चाहिए। पूछ लो आप। अनिल जी मेरी एडवाइस पे निवेशक अमल करें, और ये भी वो भी थोड़ा बहुत अमल करेंगे तो इनकी जो नोटों की डिमांड है वो भी हो सकता है पूरी हो जाएगी। चलिए बताइए सर, फिर जी सर बताइए। जो पिक ऑफ द डे है आज का वो है कोटक बैंक में खरीदारी करनी है। अगर ये निफ्टी 322 पॉइंट जो दिख रहा है, प्लस आप 2 दिन का अगर मिलाएंगे तो उससे भी नीचे खुलता दिख रहा है एग्जैक्ट निफ्टी, जो कि मैं पहले तो नहीं मानता कि इतना नीचे खुलना चाहिए, बट अगर खुलता है और ये कोटक बैंक आपको जो कल 1854 में बंद हुआ है, अगर 1820-10 इस लेवल पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कल इसके नतीजे आने वाले हैं, और जिस तरह के नतीजे हमने आईसीआईसीआई बैंक से देखे, एक्सिस बैंक से देखे, फिर एक्सिस बैंक का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखा, मुझे तो कोई डाउट नहीं कि कल इसके भी नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो एक सही मौका होगा गिरावट में आज कोटक बैंक को खरीदने का। एंड यू नेवर नो कि आज एक्सपायरी है, बाजार माइट टेक अ यू टर्न, विच मेरी तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, और ड्यूरिंग द डे आपको इस गिरावट के बाद अगर आप खरीदते हो तो आपको अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है कोटक बैंक। ओके, तो कोटक बैंक में है खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आज की गिरावट में। सेठी साहब ये तो एक ही स्टॉक है, बाकी लिस्ट भी बताओ आप। हाँ बिल्कुल अनिल जी, बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, गोल्ड कॉल्स है, खरीदारी करना है। दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी, जो कि परसों स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है, 3.5-4% के आसपास बंद हुआ है, 61.62 के लेवल पे। अगर आज की गिरावट में ये भी, क्योंकि लेवल्स देना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज खुलेंगे कहाँ ये पता नहीं, बट ये 59 के इन लेवल्स पे अगर मिल जाए तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए, और 62-63 के टारगेट आज ही आने चाहिए, तो आईडीएफसी में खरीदारी करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक रहेगा जीएनएफसी, ये फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी है। मुझे लगता है फेड का जो इवेंट है दैट्स नाउ ओवर, वो हो गया है, अब हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आने वाले मंगलवार के बजट के लिए, और बजट को ध्यान में रखते हुए एग्री फोकस्ड थीम पे दाव लगाना है। जीएनएफसी लुक्स टू बी वेरी गुड एट द करंट लेवल्स, गिरावट के साथ आज मिलने वाला, मुझे लगता है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा स्ट्राइड्स फार्मा, इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक अच्छा है और अच्छी खासी करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे ट्रेड करा, 385 के आसपास बंद हुआ है, बट आपको लेवल्स तो बाजार खुलने के बाद ही पता चलेंगे क्या लेवल पे मिल रहा है, तो ये भी खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली टाटा पावर के साथ भी जाना चाहूंगा, जो कुणाल जी ने गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दी है, मुझे लगता है उसको बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदना चाहिए। और ये भी वापस एक बजट का प्ले है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी, और उसका फायदा टाटा पावर, टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगा, बट चूंकि बाजार खराब है तो नीचे आपको मिलना चाहिए, मुझे लगता है उन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। ओके, तो लिस्ट लंबी है, कोटक बैंक तो है ही अपनी पिक ऑफ द डे के तौर पर, लेकिन उसके अलावा आईडीएफसी, जीएनएफसी, स्टार और टाटा पावर, ये हैं वो 4 स्टॉक्स जहां पर और खरीदारी करने की राय। इन स्टॉक्स को आप रखें रेडार पर, बाजार की कमजोरी में जब जहां जैसे मौके मिले करें आप खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, अब उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर एक्शन है भरपूर, और उनमें से पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल। बेहद दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, हर एक पैमाने पर, हर एक फ्रंट पर शानदार रिजल्ट है। कुणाल जी चार्ट देखिए, दीजिए राय। अनिल जी देखिए, जबरदस्त चार्ट है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम देखें तो एक शानदार रिकवरी बाजार के साथ हमने कल के ट्रेड में भी देखी थी, यानी कि मंगलवार के ट्रेड में, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि वापस से 1000 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा मैकडॉवेल्स। तो इन स्तरों पर मेरी बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की, खरीदारी की राय है। 1000 का पहला टारगेट होगा, 1000 पार करेगा तो स्टॉक नई टेरिटरी में प्रवेश कर जाएगा, और फिर और ऊपर के लेवल्स भी आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो बुलिश लगता ही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी अनिल जी मैं काफी बुलिश हूं मैकडॉवेल्स को लेकर। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर पॉजिटिव व्यू है, कुणाल जी का नजर रखते हैं आज किस तरह से इस पर रिएक्शन आएगा। एक सिप्ला पर भी राय लेनी है। सेठी साहब, नतीजे तो दमदार आते हुए दिखे हैं, और पिछले 3-4 दिनों की गिरावट में सिप्ला ने अच्छी तरह होल्ड आउट भी करा है, तो अब नतीजों के बाद क्या व्यू है सर सिप्ला पर?
देखिए दीपांशु, नतीजे अच्छे थे, बट अगर आपको याद हो परसों के मार्केट वाले बाजार में सिर्फ दो ही स्टॉक निफ्टी में पॉजिटिव थे। एक तो था शायद सिप्ला और दूसरा था शायद ओएनजीसी या आईओसी, एक दोनों में से एक स्टॉक का पॉजिटिव थे। तो हमने देखा कि इस गिरावट में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। तो हो सकता है चूंकि रिजल्ट्स आ गए तो बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाली थोड़ी कहानी हो जाए, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अगर कोई कारण से ये स्टॉक भी गिरावट के साथ मिलता है तो वहां पे मेरी तो सलाह रहेगी कि इस स्टॉक पे भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सर, सिप्ला और ओएनजीसी यही दो स्टॉक्स थे जिन्होंने होल्ड आउट किया था। इनफैक्ट सुमित जी, आपकी पिक ऑफ द डे भी था ट्यूसडे को सिप्ला, और अच्छी तरह होल्ड आउट करा स्टॉक ने। बताएं आज के लिए फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं, और जैसा सेठी साहब ने कहा शायद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज भी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए सिप्ला पर? दिवांशु, मुझे तो लगता है डिप्स में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। सिप्ला के अंदर नीचे में 880 870 के आसपास सपोर्ट लेवल है। कोई भी अगर डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 920 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद एक बढ़िया और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से सिप्ला में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सिप्ला में डिप्स पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए, पर टोरेंट फार्मा यहां पर काफी खराब नतीजे थे, अनुमान से भी खराब और पिछले साल से कंपेयर करें तो भी काफी खराब नतीजे आते हुए दिखे। पालविया साहब, चार्ट्स क्या कहती हैं सर टोरेंट फार्मा? दीपांशु जी, देखिए स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक का जो एक इमीडिएट लोअर साइड पे सपोर्ट एरिया है वो करीब है 3030 3040 की जोन में। तो हमें लगता है डिप मिलेगी तो वो एक लेवल होगा जहां पे वापस से स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है डिप में 3040 3030 का वेट करना चाहिए। वहां पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक पुलबैक के लिए बाय किया जा सकता है। ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। तो हमें लगता है डिप्स जो अगर मिलती है किसी रिजल्ट या के चलते अगर वॉलेटिलिटी मिलती है तो लोअर साइड पे बाय करने की सलाह रहेगी। 3030 3040 के आसपास बाय करें, वहां पे स्टॉप लॉस होगा करीब 2960 के आसपास। ओके, तो यह है आपके लिए टोरेंट फार्मा जिस पर रखनी नजर। मुदत जी, कैनफिन होम्स पर अपनी राय दें सर, यहां पर भी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे, चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए कैनफिन होम में अगर बात करते हैं तो 560 और 565 मेजर सपोर्ट जोन था, और ट्यूसडे के सेशन में वो लेवल टेस्ट करने के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं कंसोलिडेशन में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये 565 के लेवल को होल्ड करता है स्टॉक को डिप में बाय करने की सलाह देंगे। अगर रिजल्ट के चलते स्टॉक में डिप आता है 565 570 के आसपास आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 630 640 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखाएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है 550 के एसएल से 570 के आसपास आता है, बाय करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए कैनफिन होम्स, इस पर भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा। बड़ी रैली आपने ट्यूसडे को इसमें आती हुई देखी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, उस हिसाब से नतीजे उतने खास नहीं रहे। तो आज देखते हैं इस पर किस तरह का इंपैक्ट होना चाहिए। रेमंड, इस पर भी आएगा इंपैक्ट, इस पर कुणाल जी की राय ली जाए। कुणाल जी कैसे देख रहे हैं रेमंड को सर? नतीजे तो अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफे में 2.5 गुना का उछाल देखा है, मार्जिन बढ़िया एक्सपेंशन है, चार्ट्स भी मजबूत रही हैं और ट्यूसडे के दिन भी अच्छी तेजी थी। आज क्या एक्सपेक्ट करें सर इसमें? देखिए बिल्कुल सही दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त है। पहले भी हमारी चर्चा रेमंड पर हुई और मैंने उस समय भी कहा था कि चार्ट मजबूत है, लेकिन केवल ये समस्या है कि रनअप ऑलरेडी स्टॉक में काफी रनअप देख चुके हैं और 800 रुपए के पास एक कुछ रेजिस्टेंस भी चार्ट पर नजर आता है। तो हो सकता है, और आज बाजार का मूड भी खराब है, तो हो सकता है आपको नीचे के लेवल्स आते हुए दिखे। चार्ट पर जो बड़ा सपोर्ट है वो 700 रुपए के इर्द गिर्द है। 700 मुझे लगता है एक मेक और ब्रेक लेवल होगा रेमंड के लिए। तो गिरावट में यहां पर भी मेरी खरीदारी की राय है। अगर मान लीजिए स्टॉक आपको 700 के करीब मिलता है, उन स्तरों पर इसको बाय करें, होल्ड करें और पोजिशनल टारगेट स्टॉक को लेकर के 1000 के ऊपर का है। ओके, ये है आपके लिए रेमंड पर राय इस समय। कुछ और नतीजे जो आज आने वाले हैं उसमें किरण जी एक इंटरेस्टिंग नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। हमने देखा थोड़ा एक्शन बीओबी पीएनबी दोनों में आते हुए दिखा। जहां तक ट्यूसडे का सेशन है पीएनबी डेज हाई पर बंद हुआ। आज अगर वीकनेस आती है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे सर पीएनबी के लिए? दीप, वैसे तो सारे पीएसयू बैंक्स बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, उसमें से पीएनबी भी एक है। मुझे लगता है कि अगर 38 के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 37 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्रेसिव बाय करना है 40 रुपए 50 पैसे के ऊपर। वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट लेवल 1 रुपए ऊपर है कल के क्लोजिंग से और नीचे में 38 लेवल्स बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आपको 38 में एक्यूमुलेट करना है, 40 50 के ऊपर आपको एग्रेसिव होकर बाय करके चलना चाहिए।
ओके, तो यह है आपके लिए पीएनबी पर है। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। आज एयर इंडिया का हैंडओवर टाटा ग्रुप को होने वाला है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा चुनिंदा पीएसयू बैंक्स जैसे कि बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक। आइए ढेरों और स्टॉक्स पर करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। उससे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। बाजारों में बेहद तेज गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत और एसजीएक्स निफ्टी फिसलते फिसलते अब 300 अंक है नीचे। ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई राहत और रुकावट के संकेत है नहीं। तेज गिरावट का माहौल पूरी दुनिया भर के बाजारों में। ऐसे में वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद का क्या रहेगा एक्शन, करेंगे फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। जैसा अनिल सर कह रहे थे, काफी तेज उतार चढ़ाव आपको डाउ फ्यूचर्स में एक बार फिर से होते हुए दिख रहा है। 30-40 अंकों का एक एक टिक में आप मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। जापान के बाजार 2.5% लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग 2.5% नीचे है। एंड ऑफ कोर्स एसजीएक्स निफ्टी तो सुबह से ही कमजोर है। हल्की सी रिकवरी की कोशिश जरूर की थी, पर अब वापस 16,900 के नीचे करीब 325 अंक कमजोर दिख रहा है। आइए इससे पहले कि एक्शन को आगे बढ़ाएं, ट्रेडर्स डायरी की जो आज दमदार रिकमेंडेशंस दी है वरुण और आशीष ने, उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एस्टेक लाइफ साइंसेज, टोरेंट फार्मा की फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली। मैक्स फाइनेंशियल्स अगले महीने का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे और गिरावट में खरीदना आईडीएफसी लिमिटेड। फंडामेंटली नतीजे और वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से खरीदना यूनाइटेड स्पिरिट्स, निवेश के लिहाज से खरीदना ऑयल इंडिया। पीएनसी इंफ्रा को मिला है ऑर्डर, तो इसके चलते सेकंड हाफ में खरीदारी करके चल सकते हैं। इकरा, रेमंड यहाँ पर नतीजों का असर देखने को मिलेगा और कैनफिन होम्स के नतीजे आए निराशाजनक, जिसके चलते आपको यहाँ पर करनी है बिकवाली 570-580 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, आईडीएफसी लिमिटेड। वीकली और मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो बड़े रिवर्सल के स्ट्रक्चर बना हुआ है। 66 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है निर्लॉन, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। जेपी मॉर्गन के साथ इन्होंने जो लीज एग्रीमेंट साइन किया है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में विप्रो में आप बिकवाली कीजिएगा, आईटी काउंटर प्रेशर में रह सकते हैं। ऑप्शंस में अपोलो हॉस्पिटल का 4,500 का पुट ऑप्शन जो है फिफ्थ सीरीज का, वो आपको खरीदना है 350 के आसपास के लेवल के लिए। टेक्निकली एस्ट्रल लिमिटेड कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा यहाँ पे 2050 के लक्ष्य के लिए। फंडामेंटली एमके ग्लोबल अच्छा लगता है, ब्रोकिंग कंपनीज में तेजी हो सकती है और खासकर एमके ग्लोबल के जो नतीजे आए हैं काफी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी होगी। निवेश करना है देवयानी इंटरनेशनल में, हर गिरावट में आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 200 रुपए के आसपास के लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें एबीबी में है क्योंकि अगले सीरीज से एफएनओ का हिस्सा बनेगा, इसके चलते खरीदारी करना है। माई चॉइस में इंटेलेक्ट डिजाइन में भी इसी खबर के चलते आपको करनी है खरीदारी। फिनो पेमेंट बैंक यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी, सीएलएसए की तरफ से कवरेज शुरू हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और वेदांता में करनी है खरीदारी 330 के लेवल के लिए। और इन स्टॉक्स में से आज मेरा जो बेस्ट पिक है वो है एमके ग्लोबल का। नतीजे बेहतरीन है इस कंपनी के, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों में मुनाफे में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 113 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी, 106 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए कुछ दमदार आइडियाज जहां पर रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा ध्यान से, जैसा अनिल जी भी आज आपको सुपर स्ट्रैटेजी में बता रहे थे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा शुरुआती वॉलेटिलिटी को सेटल होने दीजिए, गैप डाउन हो सकता है और उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा उसी हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। बट सर दिख रहा है, हालांकि अभी प्री ओपन की तैयारी है, बट कुछ बड़े मूव्स आज बाजार दिखा सकता है। अच्छी बात है, 16,900 के करीब एसजीएक्स निफ्टी पिछले कुछ मिनटों से होल्ड करने की अपनी पोजीशन की कोशिश कर रहा है इस समय सर, तो नजर रखेंगे किस तरह का मूव यहां पर आए। करीब 350 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स भी है, तो थोड़ी कमजोरी अमेरिकी बाजार के संकेत आज आपको एक बार फिर से दे रहे हैं। प्री ओपन आपकी स्क्रीन पर आता है। भारी गिरावट एज एक्सपेक्टेड 3% नीचे निफ्टी, अच्छी बात है। सेंसेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में खुलते हुए दिखाया। ट्यूसडे को हमारे बाजार ऑफ कोर्स डेज हाई पर बंद हुए थे, थोड़ा आप वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट देखेंगे इस समय। ये पेंडिंग ऑर्डर्स का थोड़ा एडजस्टमेंट भी होते हुए दिखेगा, इसके इग्नोर करते हैं। थोड़ी देर में रेट्स होंगे सेटल और फिर आपसे अनिल जी बताएंगे ओपनिंग की स्ट्रैटेजी। तब तक कमोडिटी बाजार पर डाल दीजिए नजर, क्योंकि कच्चा तेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 6500 के पार 7 साल की फ्रेश ऊंचाई पर, 90 का स्तर ऑलरेडी ब्रेंट ने छू लिया है। लगभग $87 पर आपको नाइमेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है और भारतीय बाजारों में 2.25% की आपको बड़ी तेजी इस समय आती हुई दिख रही है। तो छुट्टी के बाद बड़ा एडजस्टमेंट कच्चे तेल के दामों में आ रहा है। गोल्ड एज एक्सपेक्टेड कमजोर हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फेड की पॉलिसी के बाद यहां पर बड़ा इंपैक्ट आया था।
करीब करीब 2 महीने की ऊंचाई से गोल्ड फिसला था इंटरनेशनल मार्केट्स में और भारतीय बाजार में भी वैसा ही करेक्शन, तो 1% नीचे करीब 500-550 अंकों की गिरावट दिख रही है। सिल्वर पर भी 1.25% की कमजोरी, करीब 800 रुपए गिरता हुआ 63,250 पर सिल्वर के दाम इस समय आपको आते हुए दिखेंगे। अच्छी बात है, बेस मेटल्स की उतनी खराब शुरुआत नहीं हुई है। यूजुअली कमजोर ग्लोबल संकेतों पर बेस मेटल्स पर भी दबाव आता है, बट आज सारे के सारे बेस मेटल्स आपको खरीदारी दिखा रहे हैं। तो निकल, जिंक, लेड यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है, कॉपर एकदम सपाट है। तो बेस मेटल्स स्टेबल है। गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट है जो एक्सपेक्टेड था। डॉलर में हुई है मजबूती, करीब 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है डॉलर। बट मोर इंपॉर्टेंटली अनिल जी, कच्चे तेल पर रखनी है नजर। करीब 2.25% ऊपर कच्चा तेल और 3.25% ऊपर नेचुरल गैस के प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। आइए कुछ और बाजार के स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए, क्योंकि आज इंपैक्ट काफी सारे काउंटर्स पर होने वाला है। सेठी साहब, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नंबर्स तो काफी कमजोर आए हैं सर। आय 55% गिरी है, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, कामकाजी मुनाफे से कामकाजी घाटे में आई है। एक 40 एकड़ का लैंड पार्सल गुड़गांव में बेचा है इन्होंने 580 करोड़ में। बट कमजोर नतीजों के बाद इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर क्या करना है सर? ये भी अभी 180 से फिसलकर 140 के लेवल्स पर आ गया पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल दीपांशु, काफी डिसअपॉइंटिंग नतीजे हैं और एक्चुअली वाकई में डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज अभी जब बाकी सभी रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उस पीरियड में इस तरह के नतीजे और ज्यादा हैरान करने वाले हैं। बट इस स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूं, मैंने कई बार इसको रिकमेंड भी किया है। तो मुझे लगता है ये जो इसका एक इंपेंडिंग मर्जर है विद एम्बेसी ग्रुप, वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और आज की इस गिरावट में मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, बिकॉज अभी डिटेल्स देखना पड़ेगा किस कारण से ये नतीजे इतने खराब आए हैं। बट जो नतीजे खराब आए उस पर आज ऑलरेडी बाजार रिएक्ट कर चुका होगा, उसके बाद मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे, या जिन्होंने लिया हुआ उनको एटलीस्ट बने रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है डाउन द लाइन स्टॉक वुड डू वेल। बिल्कुल, तो पैनिक नहीं करें, बट ऑफ कोर्स कमजोर नतीजे हैं तो उसका रिएक्शन तो आते हुए दिखेगा ही आपको स्क्रीन पर। एक और रियल एस्टेट स्टॉक जो नतीजों पर रिएक्ट करेगा और वो है आपके लिए मैक्रोटेक। यहां पर नतीजे अच्छे हैं, आय बढ़ी है, कामकाजी तौर पर थोड़ा दबाव जरूर था मार्जिन्स पर, बट मुनाफा भी बढ़कर आया है। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले ली जाए मुदित जी। मैक्रोटेक के चार्ट्स 1300 के आसपास। सॉरी, मैं स्टॉक का चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं। कोई बात नहीं सर, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। बट अनिल जी, आपसे भी एक बार मैक्रोटेक पर व्यू लेना था, क्योंकि नतीजे तो एक जगह हैं, बट इंटरेस्टिंगली 3 ग्रुप कंपनीज का ये अपने साथ मर्जर करने वाली हैं और शेयर स्वैप के जरिए मर्जर किया जाएगा। और इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, किस वैल्यूएशन पर किया जा रहा है, मर्जर रेशियो जो निकल कर आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी ऐसा कदम क्यों उठा रही है। काफी सवाल सर उठ रहे हैं इस कदम पर जो कंपनी बेसिकली एक स्टॉक को लेकर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और वो है नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड करके इनकी सब्सिडी कंपनी है, जिसका मर्जर रेशियो जो है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि उसमें हुआ ये दीप की मतलब हर 100 शेयर पर 9 शेयर मिल रहे हैं। 100 शेयर अगर आपके पास नेशनल, और 100 शेयर की वैल्यू 11 लाख से ऊपर है, और जो आपको शेयर मिलते हैं 11,000 रुपए के मिल रहे हैं। करेक्ट। तो वैसे देखा जाए तो मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर होल्डर्स के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। कंपनी की साइज भी छोटी है, 250 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन वो रेशियो जो स्टॉक भागा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 साल पहले उसका भाव होता था 465 रुपए, और अभी भाव चलता है 10,700 रुपए। उस बीच में वो 12-13 हजार रुपए तक भी गया है, शायद उसके ऊपर भी गया है। तो इसलिए आई डोंट नो नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया हमारे पास वो स्टॉक होगा भी कि नहीं, मुझे नहीं पता, नेशनल स्टैंडर्ड करके। तो उसके मर्जर के पीछे क्या पर्पज है, क्या है, हमने मैनेजमेंट से संपर्क भी करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी वो बड़े बिजी हैं, बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं जब भी उन्हें समय हो, क्योंकि समझना चाहिए कि 3 कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है मैक्रोटेक डेवलपमेंट्स में, तो उसके पीछे क्या इरादा है वो एक समझा जाए। और साथ ही काफी लोग लिख भी रहे हैं कि ये मर्जर रेशियो बड़ा नेशनल स्टैंडर्ड वालों के लिए बड़े फेवर में है, उनके लिए 99% उनकी वैल्यू उड़ जाती है 99%। और जबकि ये जब लोढ़ा का आईपीओ आया था, तब लोगों ने शायद यही सोचकर इस शेयर में तेजी की होगी, 400 रुपए से 11-12 हजार किए, कभी तो मर्जर होगा, और मर्जर होगा तो बड़ा फायदा होगा। आज उनके लिए झटका है, तो आई एम श्योर कि वो तो अब जितने ऊपर के सर्किट लगे उतनी नीचे के भी लगेंगे। लेकिन ओवरऑल 3 कंपनियों का मर्जर करने जा रहे हैं, 2 और भी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। बिल्कुल
कम लिक्विड है, छोटी कंपनियां, रोज लैब्स और सनात नगर, हाँ सनत नगर, कुछ ऐसा कुछ नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है। तो ये लिस्ट हो रही है। कोशिश करेंगे अगर मैनेजमेंट इंटरव्यू देंगे तो हम बात करेंगे नतीजों पर भी और अदरवाइज इस मर्जर पर भी। लेट्स सी। ठीक है सर, तो चलिए ये थोड़े सवाल उठे हैं मैक्रोटेक के इस एक्शन पर, देखते हैं कंपनी पर क्या रिएक्शन आता है। मुदु जी के पास आई थिंक चार्ट्स भी तैयार है। मुदु जी बताएं सर लेवल्स। देखिए दीप, ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में 1320 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है और उस कंसोलिडेशन के हायर जोन के पास ही हम लोग ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक 1320 को नहीं निकालेगा, जब तक कोई बाय करने की सलाह नहीं देंगे, अदरवाइज स्टॉक में कंसोलिडेशन टू नेगेटिव जोन ही देखने को मिलेगा। हो सकता है न्यूज के चलते स्टॉक में करेक्शन आए और करेक्शन में आज के सेशन में 1200 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो स्टॉक ओवरऑल एक रेंज में लोअर साइड में 1150 और अपर साइड में 1320 और रेंज के हायर जोन पे है, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं देंगे। यहाँ से डिप इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स पर राय मुदित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का, जो दे रहे हैं अमरीश पांडे, बता रहे हैं कि क्या आएगा बजट में। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर हो सकते हैं कुछ बड़े ऐलान, बता रहे हैं अमरीश हमें कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किस तरह की रिलीफ, राहत या फिर ड्यूटी में बदलाव हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग अमरीश, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सरकार का लगातार फोकस है टेक्सटाइल सेक्टर पे। एक्सपोर्ट का टारगेट बढ़ा है, मर्चेंडाइज के भी एक्सपोर्ट का टारगेट बढ़ा है और सरकार जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स को लेकर आई है इसके अंदर, उससे साफ है कि इस बार के बजट में भी टेक्सटाइल पर फोकस रहेगा। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी जो है उस पर सरकार एक्शन ले सकती है और जो टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रस्ताव था कि इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको स्क्रैप कर दिया जाए, जैसा कि हमने पिछली बार अपने दर्शकों को बताया भी था, उस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस बार के बजट में वित्त मंत्री ये घोषणा कर सकती है कि कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है जो कि 10% है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा इस पर 1% का सेस भी लगता है, यानी कि टोटल जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 11% हो जाती है। इसको स्क्रैप किया जा सकता है। ये एक बड़ी राहत होगी, एक बड़ा राहत होगी कॉटन से संबंधित या फिर टेक्सटाइल से संबंधित हर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कच्चा माल सस्ता हो जाएगा। अगर हम कॉटन की बात करते तो यार्न और कॉटन की दोनों कीमतें जो है पिछले एक साल में लगभग 80% बढ़ी है। तो इस 80% की कीमत का जो 10% है, अगर इतनी राहत मिलती है तो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड पीएलआईज हैं उनमें और डिस्काउंट सरकार अनाउंस कर सकती है। पूरे बजट को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो बजट होगा वो हर तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाला होगा और कुछ और पीएलआईज इस सेक्टर से रिलेटेड अनाउंस की जा सकती है इस बजट में। जी, आपके लिए टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कोटान पर ड्यूटी अभी 10% है और कोटन यार्न की दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसको लेकर यहां रिलीफ देने के लिए आज से इंपोर्ट ड्यूटी में कमी हो सकती है, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक रिलीफ मिले, ये संभव है। और टेक्सटाइल स्टॉक्स हमारे सेठी साहब के लगातार फेवरेट रहे और स्पेशली वर्धमान, अंबिका, केपीआर, इस तरह की कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात हो भी सकती है। बताएं सेठी साहब, क्या है आपकी राय? बिल्कुल अनिल जी, अभी हाल ही में मैं जब स्टूडियो में शो करने आया था दोपहर को, उस दिन भी इस तरह की खबरें आई थी और कॉटन स्टॉक्स के जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक दमदार तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर से मैंने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, जिनमें ये जो 3 नाम आपने लिए, केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अंबिका कॉटन, इनको बहुत निचले लेवल से ट्रैक करता और रिकमेंड किया है मैंने। केपीआर मिल्स को तो मैंने फेस्टिव 2-3 स्पेशल प्रोग्राम्स में 450 के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है हाल ही में। और इसके अलावा भी छोटी टेक्सटाइल कंपनी जैसे सुतलेज टेक्सटाइल्स 65-70 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट, सियाराम सिल्क मिल्स, इंडो काउंट और एसपी अपरेल्स, इन सब स्टॉक्स को भी मैंने कभी ना कभी नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। बाकी एक खबर डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है, अगर ऐसा कुछ बजट में आता है तो ये और अच्छा होगा। और मेरा तो ये मानना भी है, चूंकि एक सेक्टर ऐसा है जो कॉम्पिटिटिवली एक अच्छा सेक्टर है और दुनिया भर में जो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अडॉप्ट करी है, उसका फायदा इस सेक्टर में ऑलरेडी देखा जा रहा है। अगर सरकार का थोड़ा और पुश मिलेगा, जैसे पीएलआई स्कीम तो ऑलरेडी सरकार ने दी हुई है, बट इस तरह के भी अगर और एनकरेजमेंट मिलेगा तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा हो सकता है भारत के लिए। और वैसे भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर है, तो उस लिहाज से भी सरकार का इस पे फोकस होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल डेफिनेटली अ बिग न्यूज, और उसके ऊपर मुझे लगता है आज ये सेक्टर फोकस में रहेगा और यहाँ से
बजट को भी प्ले करने के लिए एक अच्छा सेक्टर है जिससे ये चुनिंदा स्टॉक्स को खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ सकती है टेक्सटाइल के लिए अगर ये कदम बजट में उठाया जा सकता है। और सर आपका तो फोकस पिछले बजट से ही बना हुआ है, इस बजट के लिए भी आपने कहा है, इस साल के लिए भी आपकी थीम टेक्सटाइल एक बार फिर से। रेमंड देखो आज क्या रिजल्ट्स आए, जबरदस्त, एक से एक बढ़िया तगड़े आते थे। वर्धमान तो देखो मतलब गजब है, सारे जो भाव में रिकमेंड किए वहां से कितना बढ़ गए हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया भी। आज भी बाजार भी अच्छा है, देखो बाजार भी बढ़िया, 215 पॉइंट नीचे खुल रहा है। मेरे को लग रहा था थोड़ा बड़ा गैप डाउन आएगा, बट 17,050 के ऊपर निफ्टी और 650 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी पर 37,000 के ऊपर ही खुल रहा है सर। तो ग्लोबल वीकनेस के प्रोपोर्शन में कम गिर रहे हैं, क्या करना चाहिए ओपनिंग पे? इंतजार ना, ज्यादा गिरता तो सोचते, तो पहली चीज तो दीप ये कि 17,000 को देखो आप, 17,000 अब जो खुल रहे हो तो जो ठीक है उसको भूल जाओ कि हम 200 सवा 200 नीचे खुल रहे हैं। 17,000 के ऊपर हैं तब तक ठीक है, 17,000 के नीचे हैं तो थोड़े और कमजोर हैं। तो हमें 17,000 के लेवल से डिसाइड करना है कि हम कैसे हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए 60 पॉइंट ऊपर है आप, ठीक है, ऐसे समझ के चलो। अच्छा 60 पॉइंट ऊपर, ऐसे समझ के चलो 17,000 से गिनो, ताकि आपको भाई क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ है क्या है ये। तो इस हिसाब से हो सकता है हम खुलने के बाद थोड़ा और नीचे आना भी चाहिए, ठीक है। 17,000 होल्ड होगा तो ठीक है, नहीं होल्ड हुआ तो फिर सीधा रास्ता 16,850 के लिए खुलता है। इसलिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में हूँ, क्योंकि ग्लोबल कहीं कोई रिकवरी नहीं है, 1.5-2% सब गए हुए हैं। तो इसलिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे खरीदने की, ये शॉर्ट काटने की हड़बड़ी नहीं है पहली चीज, ठीक है। अगर फिर भी आपको स्टॉप लॉस इंटरडे में छोटा रखना है कि जिसके ऊपर आपको मजबूती का पहला संकेत आता दिखे, वो होगा 17,150। तो अगर 75 पॉइंट इधर 75 पॉइंट उधर, आप देखिए 17,000 17,150 की रेंज में पहले इसको संभलने दीजिए। 17,150 के ऊपर थोड़ा मजबूत और हो जाएगा, 17,000 के नीचे थोड़ा कमजोर और हो जाएगा। तो इस रेंज में आपको अभी वेट एंड वॉच करना है। और अगर आपने 17,050 60 में कल लॉन्ग किया हो, आई मीन परसों, और आपके भाव के आसपास निकलने में तो हल्के होने में कोई हर्ज नहीं। ओके, सीधी सी बात। अब आइए बैंक निफ्टी 36,950 37,050 यही सपोर्ट जोन है। 36,950 की परसों सोमवार को आपको क्लोजिंग मिली थी, लोएस्ट क्लोजिंग वही है, तो वो आपके लिए सपोर्ट है। अब नई कमजोरी डीप होगी 36,900 के नीचे। ओके, जब तक 36,900 के ऊपर आप हैं, जितने कमजोर उतने, और मजबूती होगी 37,375 के ऊपर। जब तक 37,375 को पार न करें, तो इस रेंज में भी इंतजार करें, वेट एंड वॉच। ठीक है सर, तो बेसिक पॉइंट क्लियर है अनिल सर की तरफ से, वेट एंड वॉच, थोड़ा बाजार को होने देते हैं सेटल। ओपनिंग के बाद उतनी खराब ओपनिंग नहीं है, वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसका भी आप दबाव देखेंगे कई सारे काउंटर्स पर। एक क्विक कॉल एचडीएफसी बैंक पर लेना चाहूंगा सुमित जी से। सुमित जी, टॉप लूजर एट ओपनिंग एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे खुल रहा है, 1450 का लेवल, क्या राय देंगे सर? दिवांशु, स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर, वो 1425-1410 के आसपास है। कोई ऐसा डिप आता है 1450 के आसपास, 1430 के आसपास, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने का सलाह रहेगा। स्टॉक ऊपर में 1500 का लेवल जब एक बार तोड़ेगा तो उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। डिप में इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, डिप में खरीदारी, जो आज मुदित जी सुबह कह भी रहे थे, 1510 के हैं उनके टारगेट्स। देखते हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई दोनों ओपनिंग पर सबसे ज्यादा कट्स आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। रिएक्शन यहां पर आने वाला है, एंड ऑफ कोर्स सिप्ला पर भी रिएक्शन आएगा नतीजों का, वो भी एक इंटरेस्टिंग काउंटर रहेगा आपके लिए, जहां पर रखनी है आपको नजर। नतीजों के लिहाज से भी 11 कंपनीज हैं वायदा कारोबार की जो आज नतीजे लाने वाली हैं। बिरला सॉफ्ट, बीएचईएल, कैनरा, कोफोर्ज, कोलगेट, ये सारे एक्शन में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस से पीएनबी और आरबीएल दोनों हाई बीटा है। एक और हाई बीटा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी आज नतीजों के साथ आने वाला है, तो काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अच्छी बात है कि उतना डीप कट कई सारे काउंटर्स में नहीं है जितना शायद ग्लोबल संकेतों को देखकर आपने एक्सपेक्ट किया होगा, बट क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो रिएक्शन पूरे दिन आ सकता है। ओपनिंग के लिए तैयार सर, गैप डाउन हो रहा है, बट जैसा आप कह रहे थे उतना बुरा या उतना खराब गैप डाउन बाजार के लिए नहीं है। देखते हैं ओपनिंग के बाद क्या डायरेक्शन बाजार चूज करते हैं। ओके, तो चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। हम आज फिर से नहीं कहेंगे घंटी की मधुर आवाज, सिर्फ घंटी की आवाज आपके कानों में गूंजेगी। वो कौन सी कर्मा फिल्म में था ना डायलॉग, अनुपम का थप्पड़ की आवाज में, जैसे आजकल तो घंटी की आवाज सुबह 9:15 बजे वैसी लगती है, बिल्कुल है ना। चलिए पहली टिक 17,065 पर शुरुआत करता हुआ निफ्टी, उसके बाद थोड़ा नीचे आता हुआ 17,050, 17,040, 17,030, 17,010, 17,000 के नीचे फाइनली। ओके, 16,975 ये इसके नीचे और आता हुआ 16,975 के आसपास उठता हुआ 16,958 का लो बनाकर पहली टिक ऊपर की आई है। तो 16,950 पहला सपोर्ट बना है पहले कुछ सेकंड्स में निफ्टी में। बैंक निफ्टी
37,030 का लो बनाया है, 37,150 के आसपास। तो बैंक निफ्टी को 37,000 नहीं तोड़ना है और निफ्टी को 16,950 नहीं तोड़ना पहली टिक पर। तो ये अब आपके लिए तुरंत नए सपोर्ट लेवल हो गए। तो 36,950 के नीचे फ्रेश कमजोरी है और 16,950 के नीचे फ्रेश कमजोरी है, तब तक नहीं है। अब और फ्रेश कमजोर 17,000 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश, 37,000 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश के ऊपर निफ्टी की। आइए पहले देख लीजिए कौन कौन कमजोर है, नहीं पहले देखिए कौन कौन मजबूत है। आज एक्सेप्शंस जो है उनको पहले बताने चाहिए। ओएनजीसी 1.5% ऊपर टॉप गेनर, एनटीपीसी हल्के हरे निशान में। ये दो स्टॉक ऐसे हैं 50 में से जो हरे निशान में, बाकी सब के सब लाल निशान में। मारुति और भारतीय एयरटेल लाल से हरे में आने की कोशिश करते हुए। कमजोर क्या है? टेक महिंद्रा 3% नीचे, विप्रो 3% नीचे। विप्रो टेक ये तो सुमित जी को क्रेडिट देनी पड़ेगी। सबसे पहले मजबूत शेयरों को, बिल्कुल सबसे पहले एक तो सुमित जी ना, ये सारे आईटी और एचडीएफसी वाले जो मजबूत शेयर उनको सबसे पहले पकड़ते हैं शॉर्ट करने के लिए। एचडीएफसी बैंक भी 3% नीचे, ग्रासिम 3% नीचे, इन्फोसिस। तो आईटी सबसे ज्यादा दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, माय गॉड आईटी में सब गिरे हैं। आईटी के अलावा दबाव बन रहा है रिलायंस से 0.2% नीचे, दबाव बन रहा है मेटल से। इनफैक्ट छोड़ो ना, सभी कमजोर है एनटीपीसी और ओएनजीसी को छोड़कर। तो इसका मतलब सारे सेक्टर आ ही गए ना, फिर अलग से क्या सोचना। टोरेंट फार्मा माफ कीजिएगा, सब बहुत ही खराब, मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट। 9% लुढ़क गया है स्टॉक। इंडिया मार्ट फिर से 4% नीचे, आज नतीजों के बाद से मार पड़ती हुई जो शुरू हुई है। अच्छा, एसआरएफ की इतने बढ़िया रिजल्ट, अब 3-3.5% नीचे, जबकि अपग्रेड आए। डॉक्टर लाल 3.5% नीचे, डिक्सन में 3% का नुकसान दिखेगा। मिड कैप आईटी शेयरों की भी हालत खराब है। एम्फेसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज सब के सब कमजोर हैं दिग्गजों के साथ। नौकरी 3% नीचे। ये है कुछ स्टॉक्स जहां पर कमजोरी का माहौल आपको देखने को मिलेगा दीप। इसके अलावा इंडेक्स पे नजर डालिए, 17,000 होल्ड हो रहा है, 37,000 होल्ड हो रहा है, यही गनीमत समझी जाए। एब्सोल्युटली। तो इंडेक्स और लेवल्स होल्ड कर रहा है सर। बहुत कम स्टॉक्स हैं गेन करने वाले वायदा कारोबार में, बट कैश में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे सर इस समय। टीम लीज नतीजों का रिएक्शन 3.5% ऊपर, ये काउंटर आपको दिख रहा है। सेंट्रम पर रखिए नजर, क्योंकि पीएमसी बैंक का विलय यूनिटी में हो गया है फाइनली, और 25 तारीख से ऑपरेशंस एज अ जॉइंट एंटिटी भी शुरू हो गए हैं। वीमार्ट रिटेल में हो रही है खरीदारी। एसएच केलकर के लिए भी खबर आई थी, एक्शन में है। रेमंड बढ़िया नतीजे 2% ऊपर, ये काउंटर आपको दिख रहा है। पीएनसी इंफ्रा ऑर्डर विन की खबर पर इसमें भी हो रही है खरीदारी। एस्टेक लाइफ साइंसेज एक और नतीजों का रिएक्शन पॉजिटिविटी की तरफ। एनएचपीसी, फिलाटेक्स, सीसीएल प्रोडक्ट्स, ज्योति लैबोरेटरीज, शेफलर, वैपको इंडिया, मोल्टेक पैकेजिंग, रिलैक्सो कुछ और काउंटर्स जहां पर हो रही है आपके लिए इस समय खरीदारी। नतीजों के रिएक्शन मैक्रोटेक ऑफ कोर्स इस पर रखनी है नजर। इसके साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट काफी खराब नतीजे थे इनके। आरपीजी लाइफ साइंसेज, कॉस्मो फिल्म्स, आयन एक्सचेंज और मैक्स इंडिया ये भी नतीजों पर रिएक्ट करते हुए। एबीबी और इंटेलेक्ट आज ही आखिरी दिन है इनका कैश में, क्योंकि अगले महीने से, अगली सीरीज बल्कि कल से ही वायदा कारोबार का ये हिस्सा बनेगी। जेबी केमिकल्स अच्छी खबर इसके लिए आई थी। एचजी इंफ्रा ऑर्डर में इन्हें भी मिला है। साथ ही फिनो पेमेंट्स यहां पर रखी नजर। राणे इंजन और राणे होल्डिंग और ग्रीव्स कॉटन यहां पर भी आपको रखनी है नजर। खबर और फंड एक्शन के दम पर यहां पर मूवमेंट दिख रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज क्लैरिफिकेशन आया इनका इनसाइडर ट्रेडिंग मामले पर कोई राहत नहीं, स्टॉक में 10% सीधा नीचे आते हुए। स्वराज इंजन इसमें हो रही है गिरावट। मिंदा इंडस्ट्रीज ये वीकनेस दिखा रहा है। एपीएल अपोलो पर आप गिरावट देख रहे हैं। ग्लैंड फार्मा कट्स के साथ ट्रेड करते हुए। जस्ट डायल बड़ी तेजी के बाद आज 3% की मुनाफा वसूली। पीएनबी हाउसिंग पर है दबाव। इसके साथ ही अपोलो पाइप्स भी गिरते हुए आपको दिख रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन ये अब वायदा कारोबार में आने की आ चुका है 2.5% ऊपर, 2.5% नीचे माफ कीजिएगा। तानला प्लेटफॉर्म्स, स्पाइस जेट में गिरावट है करीब 2.5% की इस समय, और आप वीकनेस बनते हुए दिख रहे हैं एनआईटी लिमिटेड, सिग्निटी और सिम्फनी पर भी। तो अनिल जी कुछ काउंटर्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, खबरों पर पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहे हैं, बट बाजार 17,000 पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेने की कोशिश इस समय करता हुआ, और बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट्स का कट। तो ओपनिंग लोज को बाजार अब तक तो होल्ड कर रहे हैं सर, बट वहां से कुछ सिग्निफिकेंट रिकवरी या रिलीफ अभी तक तो नहीं आते हुए दिखा। वायदा कारोबार में कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव बन रही है। पर एक बार टोरेंट फार्मा पर फिर से राय तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10% का कट ओपनिंग पर आपको इस पर दिख रहा है। कुणाल जी क्या राय देंगे अब सर, 10% गए ओपनिंग पर? देखिए 10% चले गए हैं दीपांशु, और मुझे लगता है कि और यहां से 5-7% जा सकते हैं। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, बड़ा सपोर्ट जो है वो 2775 पर
2775 पर चार्ट पर नजर आता है। ये जो है ये अक्टूबर नवंबर में जो लोज बने थे वो स्तर हैं, तो मुझे लगता है कि वहां तक तो इसका जाना लगभग तय दिखता है जिस तरह का चार्ट है। तो बिल्कुल बॉटम फिशिंग ना करें, इंतजार करें, बहुत संभावना है कि आपको और यहां से 100 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली, यहां से और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। नजर रखिए आईडीएफसी लिमिटेड पर, इस पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव में खुला है। सेठी साहब भी बात कर रहे थे और सर मुझे याद है ट्यूसडे के दिन क्लोजिंग शो में आपने भी कहा था खरीदारी करके जाइए, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और 62 के लेवल पर आता हुआ वीक बाजार में अच्छी मूव। बिल्कुल दीप, और आपको याद होगा हमने इंडसइंड बैंक से शिफ्ट करने की राय दी। इंडसइंड बैंक 860 वाला 885 तक पहुंच गया था, तो वहां से होल्ड करें, अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस ले आए या 60 रुपए का स्टॉप लॉस अब कर ले, और अभी भी 63-64 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको होल्ड करके चलना चाहिए। पहला टारगेट हमारा 62 हाफ का था, उसके करीब तो परसों भी पहुंचा था, आज भी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करें तो रखिए। इस खराब मार्केट में अगर आईडीएफसी जैसा स्टॉक मजबूत है तो फिर इसका मतलब ठीक है, और नतीजे भी आने बाकी हैं अभी। बढ़ने में दीप यही है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी आपको बढ़त बैंक्स और एनबीएफसी में दिखेगी। आप देखिए आरबीएल बैंक हरे निशान में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर है, पीएनबी कैनरा बैंक हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहीं पर फोकस आपको करना चाहिए। तो आईडीएफसी अगर आपके पास है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी, उस पर रखिए नजर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर भी आपको ओपनिंग पर अच्छी मूव्स आ रही हैं। किरण जी को राय 1200 का लेवल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर ओपनिंग पर 2% की 2.5% की मजबूती दिखाता हुआ सर। दीप एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा था, उसके बाद खराब रिजल्ट्स आए और उसके ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये, और खराब मार्केट में इसका ये मतलब हुआ दीप की नीचे में बेयर ट्रैप हो चुके हैं, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मुझे लगता है कि आज कल में शुक्रवार के दिन तक आपको 1250 1260 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इन लॉन्ग पोजीशंस के लिए 1170 कैश लेवल्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको 1250 1260 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप मेरे लिए एक बिगुल, एक बीटीएसटी कॉल आ रहा है। बिल्कुल बिगुल, किरण का कमाल। मॉर्निंग किरण जी, बताएं, आप बताएं सर। बिल्कुल, मैं फरवरी सीरीज की बात करूंगा। ओएनजीसी बाय करना है, 167.40 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस 165 रखना चाहिए और 170 173 ये टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। आज के लिए टारगेट्स 170 171 के रहेंगे, कल 173 175 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। क्रूड में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और ऑप्शन चेन डेटा भी काफी स्ट्रांग रिलेट कर रहा है, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा इधर। फरवरी के फ्यूचर्स के, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, फरवरी के फ्यूचर। ठीक है सर, परफेक्ट। कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल, और आज पूरी जो कवायद करेंगे वो कुणाल जी करेंगे। राकेश जी अवकाश पर है। बिगुल आर के चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी में टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है जितनी निफ्टी में है, तो एक बैंक स्टॉक पर खरीदारी की राय है और ये स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें अनिल जी, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कल यानी कि मंगलवार को भी एक अच्छी मजबूती थी, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट कुछ 108 रुपए का बनता है, तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 97 रुपए पर, 97 रुपीज पर 1.25 रुपया नीचे स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 102 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 105 रुपए का। 105 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें। बिल्कुल, बैंक्स और स्पेशली पीएसयू बैंक्स निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी दिखा रहे हैं। तो एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर अच्छी रिकवरी आ रही है, कैनरा बैंक पर आपने अच्छा एक्शन देखा है, पीएनबी पर आप पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं, आरबीएल बैंक भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो बैंक्स रिकवरी दिखाते हुए बैंक निफ्टी भी अब 37,300 के ऊपर आ रहा है, निचले स्तरों से करीब करीब 300 पॉइंट्स की रिकवरी, इनफैक्ट 350 पॉइंट्स की रिकवरी इस समय बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं विश्वेश जी का, विश्वेश के विशेष के लिए। मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, फ्राइडे को हमने
जो बाय कॉल दिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर एयू, अभी तक उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और निफ्टी डेफिनेटली नीचे आया है। तो निफ्टी का हमारा 17,200 का कॉल ऑप्शन था, वो अच्छा मूव होने के बाद शायद आज मॉर्निंग में थोड़ा नीचे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। हमारे मार्केट में शायद ये जो फेड का मूवमेंट था ये पहले ही एंटिसिपेट कर दिया था, हम ऑलरेडी गिरे हुए हैं। एक्सपायरी है तो शायद अपसाइड कर्टल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टॉक स्पेसिफिक काफी तेजी का रुझान बन सकता है। तो मेरी ओर से जो पहली राय है वो है मारुति का 8500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। तो मारुति का भी प्राइस चल रहा है 8597, तो मुझे लग रहा है कि 8500 का अगले सीरीज का मतलब चॉइस का जो ऑप्शन है वो 424 में मिल रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था और आज मारुति रिलेटिव टू मार्केट देखें तो नीचे इतना नहीं आया जितना मार्केट आया। तो मुझे लगता है 430 440 की रेंज में 8500 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, 370 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 550 और 600 के टारगेट रहेंगे मारुति के 8500 की कॉल के ऊपर। ओके, तो मारुति पर अब है विश्वेश जी का भरोसा, 8500 की कॉल अगले महीने की एक्सपायरी की खरीद कर जाए। कोई और कॉल सर? मेरे हिसाब से दीपांशु एक ही ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ में थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। 17,200 शायद अब क्रॉस ना हो आज के दिन में क्योंकि सिग्निफिकेंटली कॉल राइटिंग थी और इतने नीचे ओपन होने के बाद मार्केट बहुत क्लियर डायरेक्शन लेता है। मुझे लगता है अगर कोई व्यू लेना है तो 12 बजे के बाद लेना चाहिए जब यूरोप ओपन हो। तो अभी फिलहाल के लिए मारुति का कॉल ऑप्शन है। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर। वो आप बड़े दिनों बाद कोई ऐसा आदमी दिखा जो यूरोप के इंतजार करता है। यूरोप की वाकई में कुछ अहमियत है कि यूरोप की ओपनिंग के साथ आपकी भी प्रॉपर ओपनिंग होती है दोपहर में? अरे मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरी टांग ना खींचे। मतलब मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि डिप्लोमेटिक आंसर तुम्हारा पकड़ लेता। मैं क्या करूँ, आप लूज बॉल डालते फिर मैं सिक्स मार देता हूँ। एक काम करो, चलो सुनो, एक काम करो, सुबह सुबह मैं आपको लिस्ट दूंगा। आप मेरे ख्याल से हम आसपास के एरिया में रहते हैं, दीप मेरे ख्याल से आसपास में। अब मेरा तो फिर भी चलो छोड़ो, मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ घर से 6 बजे के आसपास, दीप और भी जल्दी निकलते हैं। तो दीप के साथ साथ आ जाए, शो साथ में करेंगे। डन। दीप कितना बजे निकलते हैं? 5:30 बजे। बस आप एक हफ्ता ये कर लो, हम मान लेंगे कि विश्वेश जी एकदम मतलब जो पहले विश्वेश जी के बारे में जो बातें की जाती थी गलत थी एकदम। तैयार है विश्वेश जी? आप मुझे 5 बजे शो पे बुलाओ, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। ये आपका रवैया चेंज करना। कल सुबह से लेकर कल सुबह तैयार रहे, 5:30 बजे दीप आपके घर के बाहर मिलेंगे। चलिए, तो मारुति का कॉल ऑप्शन। अच्छा विश्वेश जी, इसके अलावा और कोई? देखिए एनर्जी, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फ्राइडे को भी बाय दिया था। आप देखिए फ्राइडे के भाव से भी 1 रुपए ऊपर है और मार्केट जो है 250 पॉइंट डाउन है। दैट इज द पावर ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस एंड मार्केट सेंटिमेंट। मुझे ऐसा लगता है एनर्जी, देखिए पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने जो जयराम साहब है उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, मार्केट का मूड माहौल समझा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी देखिए 25 बेसिस पॉइंट तो मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि फेड रेट हाइक करेगा, लेकिन शायद उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि हम 30 बेसिस तक पॉइंट तक भी हो सकता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैरी ट्रेड है वो कैरी ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी अनवाइंड हो गए हैं। अगर मैं आपको 4 महीने का डेटा बोलूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, FII has sold over 1 lakh crore of their holdings into Indian market। तो इतना बड़ा सेलिंग के बाद ऑलरेडी FII has withdrawn a huge money। अब ऐसे में रेट हाइक होता है तो what they want to do, they want to go back to the country जहां से उन्होंने पैसा लेके आया। तो मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज डन। अब हम अगर लेवल वाइज टूटते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी भी हमने एनर्जी जो दिसंबर के लो से वो नहीं तोड़े हैं। तो मुझे लगता है एक बाउंस ड्यू है और आज शायद एक्सपायरी के प्ले के हिसाब से अपसाइड लिमिटेड रहे, लेकिन मुझे लगता है एनर्जी बैंक ऑफ बड़ौदा 110 की ओर जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल है। ओके, तो हाई कन्विक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा पर विश्वेश जी का। ट्यूसडे को भी इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी कुणाल जी की तरफ से भी इस पर खरीदारी की राय आई, तो PSU बैंक्स पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया विश्वेश जी अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं मुदु जी के पास उनकी कॉल के लिए। बताएं सर। देखिए बजट प्ले होगा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, 450 कैश के लेवल डिस्कस कर रहे हैं, 450 CMP है, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। आज के लिए जो टारगेट होगा 458 का होगा, 458 भी निकलता है तो 462-63 तक के भी अपसाइड मूव आज के सेशन में नजर आएंगे। अच्छी चीज देखने को मिली है, जहां पर निफ्टी में करीब 250 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है। ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्टिकली यहाँ से साउंड लग रहा है, बाउंस बैक यहाँ से बढ़िया इस काउंटर में देखने को मिलेगा। बाय करके चलेंगे 458, 462 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 445 का।
445 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर पर करें खरीदारी। एक और काउंटर जहां पर हमारा भी भरोसा रहा है एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, देखिए चंबल के साथ साथ आप जीएनएफसी पर भी रिकवरी आते हुए देख रहे हैं, तो ये दोनों काउंटर्स इस समय मूव में हैं। बैंक्स के अलावा यहां पर भी एक्शन है। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 291 292। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर बाइंग देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर चुका है और ये स्टॉक 4 दिन की गिरावट के बाद यहां से वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। सेक्टर में तेजी है, स्टॉक में तेजी है, ये स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। नीचे के अंदर 282 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 305 रुपए का पहला टारगेट, 310 रुपए का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट ऊपर में जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। एबी फैशन के अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 300 वाला कॉल यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें, जो कि 14 से 15 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 20 रुपए से लेके 22 रुपए तक के टारगेट 300 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 305 से 310 तक के टारगेट 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें एबी फैशन। ओके, तो एबी फैशन पर करनी है आपको खरीदारी इस समय। कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, 300 का कॉल खरीदें या फिर 305 और 310 के लेवल्स के लिए काउंटर को भी आप खरीद सकते हैं। आइए पालविया साहब के पास भी एक कॉल है तैयार, बीटीएसटी का बिल्कुल पालविया साहब के लिए। बताएं सर। बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, तो उसमें हमें एसबीआई का 520 की स्ट्राइक का फरवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है तो डायरेक्ट फ्यूचर की जगह हम ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सलाह देंगे। 520 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है करीब 21 रुपए 50 पैसे के आसपास, ये बाय करें। हमें लगता है जिस तरीके से एसबीआई के सेटअप है और भी बाकी पीएसयू बैंक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, हमें लगता है एसबीआई में ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए अपसाइड का, और 525 530 की तरफ स्टॉक में मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 520 का कॉल 21 रुपए 50 पैसे में बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 17 रुपए 50 पैसे का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 28 रुपए 30 के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो फरवरी सीरीज का 520 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह रहेगी एसबीआई में। सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय लगातार आती हुई दिख रही। कुणाल जी ने भी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा में हाँ मिलाई, विश्वेश जी ने भी, और शुक्रवार को भी, सॉरी मंगलवार को भी, परसों भी विश्वेश जी की तरफ से खरीदारी की राय आई थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब एसबीआई का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं पालविया साहब। ये तो सब ठीक है, ये तो फ्यूचर्स वाले मामले। कैश के स्टॉक पर करना है फोकस, और वो है जेम्स। तैयार है हमारे साथ जैन साहब अपना जेम्स लेकर। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए साहब। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। टाटा कॉफी, देखिए आज जेम्स देने में एक्चुअली में जिस तरीके से आज हमारे सारे दिग्गज एनालिस्ट ने नोटा का इस्तेमाल किया था, हालांकि मैंने सोचा नहीं था उस डायरेक्शन में, तो डर लग रहा था, बट मार्केट्स को देखते हैं और आज टाटा कॉफी फिर भी ग्रीन में है, सो दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन। अगर मैं स्टॉक्स देख रहा था, हालांकि मैंने भी आज बहुत लेट, मतलब 2-3 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ा कि मार्केट खुलने के बाद कि अब कौन से स्टॉक को दिया जाए, और टाटा कॉफी मुझे संभाव बहुत बढ़िया लगा उनमें से, और ग्रीन में था और उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया मुझे। और मैं देख रहा था कि देखिए इतनी बड़ी कंपनी है और मार्केट कैप एक्चुअली सरप्राइजिंगली वेरी लो है, और मुझे अभी तक यह सरप्राइज हो रहा था कि मैंने इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि वैसे ये बहुत एक सुस्त मूव देता है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता नहीं है, एक सिस्टमैटिक स्टॉक है, टाटा का नाम है, तो ऐसे ही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और एशिया क्या वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है कॉफी से रिलेटेड, फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी। आप देखिए कॉफी प्लांटेशन से लेकर कॉफी बेचने तक, इंस्टेंट कॉफी बेचने तक सारा काम करती है। और मतलब सबसे बढ़िया बात है पेपर, जो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का जो काली मिर्च होती है उसकी भी ये लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर है। 19 एस्टेट्स है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 8000 हेक्टेयर करीब लोग कल्टीवेशन करते हैं, फिर भी कंपनी सिर्फ 4000 करोड़ में ही आती है। तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगती है, और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जो हमें इंडिया में, और मैं इसीलिए स्टॉक को आज दे रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट्स है पिछले 1.5 साल में कंपनी के गजब के रिजल्ट्स रहे हैं,
मतलब जून सितंबर 2020 से लेकर अभी सितंबर 2021 तक। सितंबर 2021 वाला तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। उन सबको देखते तो और कॉन्फिडेंस आता है, और इक्विटी छोटी है, कोई बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है स्टॉक की, और डेट जरूर है बुक्स में, बट साथ में ग्रोथ भी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज बहुत बढ़िया है। तो 8-10% के लगभग कमोडिटी स्टॉक्स वैसे ही काफी माहौल बना रहे, और कॉफी काफी सुर्खियों में भी हमने देखा। सीसीएल प्रोडक्ट जो हमारा स्टॉक काफी अच्छा था, और मैंने मैनेजमेंट को भी सुना था अभी यहाँ पे। तो मैं जो वो न्यू एज कंपनीज के सामने, जो एज ओल्ड कंपनीज का जो थीम है मेरा, मैं एज ओल्ड कंपनीज को काफी रेकमेंड कर रहा हूं इस बार। और 1922 से ये कंपनी कार्यरत है, इतनी पुरानी कंपनी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 270 घटा। कितना टारगेट? 217 270 17 अनिल जी आप भी 17 217 हो सकता है। जैन साहब, आप आज नोटा का सोच रहे थे? नहीं सर, मैं नोटा का बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मगर मुझे 5-7-10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ा। आपने देखा होगा मुझे भेजने में 9:29 में आपको स्टॉक भेजा मैंने, क्योंकि मुझे देखना पड़ रहा है कि भाई अब स्टॉक्स कौन से। कई स्टॉक्स तो अच्छे बहुत सारे थे, 5-6 जेम्स एक साथ निकाल के रखते हैं, उनमें से एक से ढूंढ के देते हैं। बट हाँ, डर बहुत लग रहा है। सर्टेनली इतना बड़ा रिएक्शन मुझे नहीं लगा था कि मार्केट में आना चाहिए था, बट ग्लोबल मार्केट्स, डाउ जोन्स सब रिएक्ट कर रहे हैं। पर ठीक है, देखते हैं। स्टॉक्स तो लॉन्ग टर्म के लिए लेने, इसलिए आज मैं हाँ, ये कुणाल जी को देख के आप नोटा के चक्कर में पड़ना मत। देखो वहां पे तो क्या है कि चीज अलग है। बाकी हमारे मुंबई में ऐसा लोकल ट्रेन में अगर थोड़ा भी आदमी सीट से 2 मिनट के लिए उठे ना, तो कोई और बैठ जाता है। और वो 4 जने की जगह और होती है। हम तो देखते थे चौथी वाली सीट में बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बता दूंगा। एक जमाने में 9:30 बजे हमारा SIP स्टॉक और ये सब जाया करता था। एक बार जैन साहब ने बोला मुझे जेम्स देना, वो जैन साहब को जेम्स दिया, तब से जैन साहब उस सीट में बैठे हुए वहां से वापस हिले नहीं। तो हिलना मत। चलिए। नहीं सर, हम तो रोज लाते रहेंगे, स्टॉक्स मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट नीचे आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, 5-10% नोट करके रखिए नाम और नीचे लीजिएगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से टाटा कॉफी में खरीदारी करने की राय। टारगेट मैंने 2 बार कंफर्म कर लिया है, 270 ही है, 217 मत सुनिएगा, क्योंकि आज के जमाने में, आजकल के मार्केट में 217 भी बड़ा टारगेट दिया। कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी कुणाल जी। अनिल जी, जैन साहब को याद दिला दीजिए कि कुछ जेम्स मुंबई भी ले आए और कैडबरी वाले ना ले आए। अनिल जी आजकल दूसरे मतलब जी कुणाल जी। नहीं बोला एक्चुअल वाले जेम्स ही लाने पड़ेंगे क्या? या कह रहा हूँ कैडबरी जेम्स ना लाए कहीं। कैडबरी वाले न लाए, बाकी आपकी जो मर्जी ले आए, हम उसको, आप कैसे भी लाए, हम उसको ओरिजिनल मान के ही रखेंगे। ठीक है, बड़े वाले जेम्स कहूंगा, हमारे राजस्थान की कचौड़ी जो जेम की शेप में ले आऊंगा मैं। चलिए, बढ़िया है। तो फिलहाल गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। अब 17,000 के नीचे आता हुआ, डे लो पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। 325 अंक नीचे जो SGX आपको दिखा रहा था, अब उन लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अभी तक राहत दिखाई है, 37,000 के नीचे नहीं गया, लेकिन सेंसेक्स 1100 अंक लुढ़कता हुआ अब आपको नजर आएगा। तो तेज गिरावट अब होती दिख रही है, चौतरफा बिकवाली होती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बड़ी तेजी से आती हुई दिखी है। ये एक बड़ा संकेत आपको आता हुआ दिखेगा। सिर्फ 450 शेयर ऐसे हैं जो NSE पर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1400 शेयर कमजोर है। BSE पर 975 शेयर मजबूत है, 1900 शेयर कमजोर है। यानी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद में जो फर्क है वो काफी ज्यादा है। यानी गिरने वाले शेयर कहीं ज्यादा है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में। ये संकेत साफ दिख रहा है। आइए, वक्त पे बजट माई पिक। अमरीश बलिगा साहब बता रहे हैं आपको एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक। मेरा बजट पिक है केसी इंटरनेशनल, जो लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरर है और पावर सेक्टर EPC कॉन्ट्रैक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बेसिकली 100 कंट्रीज में है। नए सेगमेंट जहां पे केसी का काम बढ़ रहा है वो है रेलवेज, इंक्लूडिंग मेट्रो, जो शायद की अर्निंग्स ड्राइवर होगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। सिविल कंस्ट्रक्शन में अर्बन, वाटर इंफ्रा और डेटा सेंटर्स पर भी काम कर रहे हैं। और क्रॉस कंट्री ऑयल एंड गैस प्लान्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का EPC भी लोग कर रहे हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, 30,000 करोड़ प्लस का है। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY23 करीब 36 रुपीज का है। तो मेरा टारगेट प्राइस यहाँ पे बनता है 578 का।
तो ये है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल खरीदारी करने की राय अमरीश बालिगा साहब की तरफ से। आइए 9:45 से ठीक थोड़ा पहले ही आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं वसीम साहब से। वक्त है वसीम के हसीन शेर का। स्वागत है वसीम साहब आपका। सर बताएं एक बार तो पहले आउटलुक, हालांकि फेड की मीटिंग सब कुछ हो गई, उसके बाद भी बाजार गिरावट ही दिखा रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या व्यू बन रहा है सर? एक्सपायरी का मामला है या फिर आगे बढ़ेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल एक्सपायरी का मामला है। इंडिया के नंबर्स आप देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। पिछले एक्सपायरी 17,000 पे बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव 80 रुपए था और स्टेट बैंक का 452। आज देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 100 के पास है और स्टेट बैंक 510। तो ये जो आज गिरावट है ये इस हफ्ते में सब टेक्नोलॉजी की वजह से है, जो सबसे फेवर्ड थे, और मेटल्स, और वहीं लेने का मौका है। तो मुझे लगता है आज की गिरावट देखिए। अब आपका बजट, और अब कोई दो राय नहीं कि इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म, और फरवरी का महीना, मार्च में जो आना रेट हाइक आएगा उससे पहले आपको फरवरी का महीना बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म, और ये आधे एक घंटे में जो कोलैटरल सेलिंग है खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द टाइम टू पिक अप क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि फिर वो मौका नहीं मिलेगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं। तो सबसे पहले सबसे दिग्गज एक तो लीजिए आप एबी कैपिटल के नंबर शानदार आएंगे। आपको याद है मैंने 108-10 से कहा था, 150-40 बिक गया। एबी कैपिटल विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स, और जो इसके वर्टिकल्स है दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 116-17 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 12.5-13 का, लेके 130 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जो मिड कैप आईटी में बहुत बढ़िया नंबर थे, एम्फोसिस, और एम्फोसिस आई थिंक हैज करेक्टेड मोर देन वारंटेड। तो ये 2990, 2985 में आप लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2930, लेकिन 3200 से पहले मत बेचिए। तो आई थिंक आईटी इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। बैंक्स आर लीडिंग, तो बैंक निफ्टी तो मुझे 40,000 दिखता है बजट के बाद। और अब आईटी और आप फाइनेंशियल्स में फिर से वापस देखिए, मेटल्स, आईटी आर गोइंग टू लीड दिस कमबैक फ्रॉम मे बी टुमारो और टुडे आफ्टरनून। बिल्कुल, तो दो बेहतरीन स्टॉक है जहां पर वसीम साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। आदित्य बिरला कैपिटल 116.50 में लीजिए, 112.50 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। एम्फेसिस खरीदना है आपको 2,988, 2,990 के आसपास, 2,930 का स्टॉप लॉस, 3200 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए राय। और इस बीच हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, थोड़ी देर में वो देंगे हमें एक बेहतरीन पिक, उनकी तरफ से स्पेशल पिक आने की तैयारी में। और उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तैयार, कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या करना चाहेंगे? अनिल जी, मार्केट्स में वीकनेस तो और रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू खतरा है कि 16,836 का जो लो निफ्टी में बना था, मे भी वो ब्रेक हुए पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपायरी, बट ओवरसोल्ड भी साथ ही साथ काफी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी जानना चाहूंगा, बिकॉज जी रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सही बैठ नहीं रहा है इंडेक्स में, जहां तक मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट अगर 150 पॉइंट के आसपास, 150-200 पॉइंट के आसपास अगर नीचे होता अभी, तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन दिया होता निफ्टी में, बट अभी 350 पॉइंट के आसपास है। बट देन व्यू नेगेटिव है मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,836 का लो एक बार रिस्क में तो है। सो अभी डॉक्टर रेड्डीज का जी 4,200 का पुट खरीदना है। ये करीब करीब चल रहा है अभी 113 के आसपास, 113 के आसपास। ये फेब सीरीज का है जी, डॉक्टर रेड्डीज का 4200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड प्लेस करना होगा करीब 79 पर। तो आप 113 पे खरीदे, 79 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। पहला टारगेट जो निजी बन रहा है यहाँ पे वो है 161, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 183, 161, 183। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे डॉक्टर रेड्डीज का 4,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। यहाँ पे मुझे क्लियर वीकनेस नजर आ रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हिसाब से एक फॉल हमें देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड में ऑन द इमीडिएट बेसिस लगभग 4,100-150 तक के लेवल्स पहले टेस्ट होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर वो ब्रेक होते हैं तो फर्दर सेलिंग, अदरवाइज वहां आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो डॉक्टर रेड्डीज में मंदी करने की सलाह है। बदन अनिल जी निफ्टी जैसे मैंने कहा कि मे भी एक दफे 16,836 तोड़े एंड देन फिर सिग्नल करे इन्हें रिवर्सल करो। ओके,
तो 16,836 बेसिकली वही जो इस हफ्ते का जो लो है सोमवार का, उस पर नजर रखनी है, वहां सपोर्ट लेता है, यानी 4,200 का पुट ऑप्शन खरीदा। 4,200 वाला ही लेना है ना अगले महीने का? जी बिल्कुल अनिल जी, 4,200 यस, अगले महीने का फेब सीरीज का। परफेक्ट। आइए किरण जी तैयार है बिगुल उनके लिए। बताएं किरण जी। अनिल जी, जय के व्यू से बिल्कुल सहमति बना के रखता हूं, और जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, जहां पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूव दी, आईसीआईसीआई बैंक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि पिछले लोज जो स्विंग लोज है वो भी तोड़ दिए। मेरा मानना है कि आज कल के लिए आपको आईसीआईसीआई बैंक अभी शॉर्ट करना चाहिए। 785 784.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 791 पे होना चाहिए। 775 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 770 दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट हासिल होने चाहिए। स्ट्रिक्टली कल तक के लिए ये कॉल रहेगा, फिर हम रिव्यू लेंगे अगर टारगेट हासिल होते हैं या स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही। वक्त है सिड की सिप का। आप सोचेंगे आज तो गुरुवार है, तो गुरुवार या तो गुरुवार को, अगर बुधवार को छुट्टी है तो या तो मंगलवार को करें या गुरुवार को करें। तो मंगलवार को सिद्धार्थ जी ने आपके साथ एक स्पेशल शो ऑलरेडी किया था जी। कौन सा? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, हाँ, तो वो ऑलरेडी किया था। तो आज सिद्धार्थ जी आपके साथ तैयार है सिड की सिप लेकर। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, सबसे पहले तो आज की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु आपको गुड मॉर्निंग करते चुप हो गए सिद्धार्थ जी? हो गया आज का। या तो हो सकता है किसी को ये अच्छा न लगा हो जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता है कि आज की मॉर्निंग में गुड क्या है। हाँ, खाली जैसे कुशल की तरह खाली मॉर्निंग ही बोल रहे हैं। तो चलिए कुशल हमारे साथ तैयार है, तो तब तक कुशल से पूछ ले। कुशल, हाँ सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, बताइए भेल के नतीजों का अनुमान। बहुत ही गुड रहने वाले हैं और शानदार नंबर्स जो हैं एक्सपेक्टेड है बीएचईएल से सर, और कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड। सच्ची बोल रहे हो आप? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि सरकास्टिकली बोल रहे हो कि बहुत अच्छे नंबर। अच्छा, नहीं बिल्कुल सर, और बहुत ही शानदार नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। टर्न अराउंड की जो है हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। लगातार 7 तिमाहियों के बाद अब कामकाजी मुनाफा जो है, इनफैक्ट लिटरली कामकाजी मुनाफा बनता हुआ नजर आ सकता है घाटे से। अब आप देखिए आय में करीबन 28% के उछाल के साथ 5,703 करोड़ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। बेहतर एग्जीक्यूशन से कंपनी की आय में बढ़त रहेगी, और साथ ही आप देखिए जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है, उस वजह से कंपनी का जो कामकाजी घाटा था पिछले साल 180 करोड़ रुपए का, इस बारी 44 करोड़ मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। तो मार्जिन पॉजिटिव होंगे ये, और साथ ही कंपनी का ओवरऑल घाटा भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं हम। 231 करोड़ के मुकाबले इस बारी घाटा केवल 45 करोड़ रुपए का कंपनी जो है दर्ज करती हुई दिख सकती है। नए ऑर्डर्स में लगभग 46% की ग्रोथ के साथ 5,700 करोड़ के आसपास हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इनकी जो ओवरऑल न्यू ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे, और कुल ऑर्डर बुक लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए पर पहुंचती हुई नजर आएगी। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी के काफी बेहतर साइड पर नंबर्स रहेंगे, और आगे आने वाले समय में किस तरह से मैनेजमेंट रिसीवेबल्स की स्थिति पर कमेंट्री करती है ये जानना काफी अहम होगा। ओके, तो भेल अच्छे नंबर्स, और वाकई में इस कमजोर बाजार में हरे निशान में दिख रहा है भेल। ये तो कमाल ही कर रहा है, बाकी तो कहां आज ग्रीन वाले तो है ही नहीं कोई भी। तो चलिए भेल के अच्छे रिजल्ट्स रहने की संभावना बन सकती है। भेल के चार्ट्स में दम है क्या पालविया साहब? अनिल जी देखिए, करेक्शन तो स्टॉक में भी हुआ है, और लोअर बैंड करेक्शन का जो एक सपोर्ट एरिया है उसके लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट जो है चार्ट पे अभी करेक्शन के बाद वो है करीब 56 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट उसी रेंज उसके पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है देखिए अगर नतीजे अगर अच्छे आते तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी के एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 61, 62 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 55, 50 ये स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड में हमें लगता है ये जिस तरीके से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है तो 61, 62 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ओके, 62-63 तक के अपसाइड बन सकती है, इस पर यह है आपके लिए राय। इससे पहले कि सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े, जल्दी से एक स्पेशल पिक देने के लिए स्पेशल अपीयरेंस के साथ हिमांशु गुप्ता साहब हैं तैयार। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। आप तो स्पेशल है ही, इसके अलावा पिक कौन सी स्पेशल है और उसमें क्या स्पेशल है? गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी,
स्पेशल पिक है, लेकिन ये पिक जो है ये सेल साइड की है अनिल जी। और मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा बाजार में हमने वॉलेटिलिटी देखी है, इसमें बहुत खूबसूरती से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। एक तरफ जहां पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स और ऑटोज एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से मेरा मानना है कि जब कभी भी बाजार में सस्टेन रिकवरी शुरू होगी तो बैंक्स लीड करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बड़ा प्लेजेंट चेंज है। लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं अनिल जी जहां पर मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ मनी हो रहा है और वहां पर वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ऐसा ही एक स्टॉक है अनिल जी IEX, तो एक अच्छी तेजी इसमें बनते हुए नजर आई थी, लेकिन आज के सेशन में अगर यहाँ पर देखें अनिल जी, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी एक दबाव था, बट आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों में लगातार यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो है वो एग्जेजरेट होता हुआ नजर आ सकता है। और 228-29 के करंट लेवल्स हैं, मेरा मानना है कि 200 रुपए तक के लेवल्स इसमें इसी फरवरी मंथ की सीरीज में IEX में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो IEX में बिकवाली करके चलेंगे अनिल जी, लेकिन क्योंकि इसका लॉट साइज बड़ा है तो इसको प्ले करेंगे हम पुट ऑप्शन के थ्रू। 220 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदेंगे अनिल जी फरवरी का 10-10.5 रुपए के आसपास। 7.50 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, पोजिशनल तौर पर इसको होल्ड करेंगे अनिल जी। 15 रुपए का पहला टारगेट, 21 रुपए का दूसरा टारगेट, लिटरली ये डबल होने का पोटेंशियल रखता है जो पुट ऑप्शन है। तो IEX की 220 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन के थ्रू हम अनिल जी इसमें पोजिशनल रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक सस्टेन्ड वन वे डिक्लाइन IEX में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसमें पुट ऑप्शन के जरिए करें मंदी, और यहां पर लेना है आपको अगले महीने का 220 रुपए का पुट ऑप्शन, वो खरीदना है 10 रुपए में, 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट 15 से लेकर 21 रुपए तक के बनेंगे आपके लिए। ये है राय हिमांशु जी की तरफ से, धन्यवाद ये स्पेशल पिक देने के लिए। और तैयार है आपके लिए अब 10 की कमाई। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। प्रायोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही, तुलसी, गिलोय, वासा, बनप्रसाद, लौंग, दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। की कमाई में आप सबका स्वागत है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ तो पहले ही चुके थे, अब चुस्त दुरुस्त एकदम परफेक्ट जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपने गुड मॉर्निंग का और उसके बाद आगे कुछ नहीं कहा, अब उसके आगे का कहिए सर। मॉर्निंग तो गुड नहीं है, थीम बताइए। नहीं अनिल जी, मॉर्निंग गुड ही है क्योंकि लेने का मौका है, वाह, लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं जो आज थीम लेके आया हूं, जो पहन के आया हूं, उसी के ऊपर थीम है, कपड़े से कमाई, कपड़े से कमाई, कपड़ों से कमाई। क्योंकि आज फैशन की दुनिया में अच्छा पहनना कौन नहीं चाहता, तो आज का जो थीम है कपड़े से कमाई। कपड़े से कमाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 14% के करीब, 17% एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ बहुत डबल साइज में ग्रो हो सकती है ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आने की उम्मीद है 2025-26 तक। साथ ही साथ यूएस ने बैन कर रखा है चाइना से इंपोर्ट करने का, तो मैं मानता हूं कि इंडिया को बेनिफिट होगा टेक्सटाइल्स में बहुत बड़ा। 100% एफडीआई सरकार ने इसमें ऑटो रूट पे कर दिया है। साथ ही साथ मैं मानता हूं 10,000 करोड़ का एक पीएलआई स्कीम भी आ सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में। कपड़े से कमाई, यही है आज का थीम, और मैं मानता हूं कि बहुत दमदार रिटर्न बन सकते हैं इस थीम से। ओके, तो क्या बात है। टेक्सटाइल सेक्टर आज ही अभी सुबह हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की। सिद्धार्थ जी, आप सुन के भी खुश होंगे कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस बार बजट में बहुत कुछ आ सकता है, स्पेशली कॉटन के दाम कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है कमी। तो आपकी थीम एकदम परफेक्ट है,
बिल्कुल सही वक्त पर है। बताएं सर, अब इनमें क्या क्या खरीदना है, कितना कितना खरीदना है और कितने रिटर्न्स के लिए खरीदना है? बिल्कुल, ये थीम में 4 स्टॉक, स्टाइल भी है और अच्छी नींद भी है। कैसे बताता हूं। पहली कंपनी होगी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एबीएफआरएल। एबीएफआरएल को खरीदना है 349, 350 से ₹1 कम के टारगेट के लिए 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। इनकी जो ब्रांड्स है वो तो दमदार है ही, नए ब्रांड्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि तस्वा जो मेन के लिए है, मैरीगोल्ड फीमेल के कैजुअल वेयर के लिए है, और साथ ही साथ पीटर इंगल, वैन हुसैन, ये सब ब्रांड्स तो ही। पैंटलून जो इनके एक्वायर्ड ब्रांड है, ये तो अब दमदार कर दी है, 100 स्टोर्स और खोलने की योजना है। बहुत ही जोरदार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और रीबॉक का भी डिस्ट्रीब्यूशन भारत में एबीएफआरएल ने लिया है 349 के टारगेट के लिए। दूसरी कंपनी होगी रूपा एंड कंपनी, टारगेट 607 का 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। इनरवेयर और फैशन वेयर की दुनिया का बहुत दमदार है स्टॉक, 1200 डीलर्स, 1.25 लाख रिटेल आउटलेट्स, और बहुत ही अच्छा एसेट लाइट मॉडल है। इनके जो प्रमोटर्स है मिस्टर अग्रवाला, इनको तो पद्मश्री मिला कल ही। और साथ ही साथ तीसरी कंपनी होगी अरविंद फैशन, स्टाइल आइकन मतलब अरविंद फैशन, टारगेट 470, 20 रुपए लगे 100 रुपए में से। ब्रांड्स लाइक एरो, टॉमी हिल्फिगर, केल्विन क्लेन, ये टर्न अराउंड स्टोरी है। लॉस कर रही थी, ये साल से अब अगले साल से प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगी, मार्जिन दमदार हो सकते हैं। 175 स्टोर ऐड करने की योजना है, और ऑनलाइन में भी 25% का ग्रोथ आएगा। सबसे बड़ी चीज, डेट कर्ज बहुत बड़ा रिड्यूस करेगी अरविंद फैशन। चौथी कंपनी, मैंने कहा जैसे नींद अच्छी आएगी, स्टॉक है इंडोकाउंट, टारगेट होगा 334, 20 रुपए बचे हुए लगाने हैं। नींद अच्छी मतलब बेडशीट का राजा है ये, बेडशीट्स, बेड लिनन, क्विल्ट्स, बहुत ही दमदार कंपनी। यूएस में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करती है, और 54 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। 20% का मार्केट शेयर है इनका बेडशीट सेगमेंट में। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है, इससे भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडोकाउंट को 334 के टारगेट के लिए। चारों कंपनी कपड़ों से कमाई में एकदम फिट बैठते हैं, स्टाइल भी है और अच्छी नींद भी है। बिल्कुल, तो ये है दमदार स्टॉक्स, एबी फैशन, रूपा एंड कंपनी, अरविंद फैशन और इंडोकाउंट। 4 बेहतरीन स्टॉक है जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक और एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जो एक तो सिद्धार्थ जी ने, एक विश्वेश जी ने, दोनों ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया, बाकी लोगों ने भी किया है, मेरे को 2 का याद है, जैन साहब ने भी किया है, शारदा क्रॉप। बिल्कुल सर। इस खराब बाजार में आज फिर से 10% मजबूत है, परसों के सेशन में 20% मजबूत था। तो सिद्धार्थ जी, जाने से पहले क्या गजब का एक्शन आता दिख रहा है। अच्छा, जाएंगे कहाँ आप? तो 10 की कमाई में एसपीएल में आज आप ही है ना सिद्धार्थ जी? जी अनिल जी, यार मैं ही। और लॉन्ग इनिंग, तो एक बार जरा शारदा क्रॉप केम की बधाई स्वीकार करके इस पर राय दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शारदा क्रॉप के में आपको अगर सही से याद, क्योंकि आपकी मेमोरी तो सबसे आगे सबसे तेज है, 17 जनवरी बर्थडे के दिन शारदा क्रॉप में बजट माई पिक में हमारे चैनल जी बिजनेस में चला था, और उस दिन से अभी तक लगातार चल रहा है। 1 साल का टारगेट 1 हफ्ते में हो गया। रजत ने तो शारदा क्रॉप कैम जबरदस्त एक्शन इस पर आपको आते हुए दिखा, और सिद्धार्थ जी का भी इस पर भरोसा है। विश्वेश जी ने भी यहाँ पर राय दी है। आई थिंक वरुण ने भी ट्रेडर्स डायरी में इसको रेकमेंड भी किया था अपनी तरफ से। तो काफी ज्यादा कन्विक्शन आपको पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में मिला है, और रिटर्न्स भी वैसे ही दिए। आई थिंक आज इसका सर्किट फिल्टर भी रिवाइज होकर 20% से 10% का हो गया है, और 10% के सर्किट पर ही ये काउंटर आपको दिख रहा है। एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है, और वो दिख रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जहां खुला वहां से डिप लगाने के बाद ओपनिंग से ऊपर आ चुका है, और आज के हाई पर आ रहा है। तो बार बार हम जो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी पर ही फोकस कीजिए, लीडरशिप वहीं से आएगी। आप देखिए बैंकिंग शेयर लीडरशिप का संकेत दे रहे हैं, निफ्टी को ऊपर खींच रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों चार्ट एक साथ दिखाइए जरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। 37,400, ओ माय गॉड, गजब का एक्शन आ रहा है बैंक, देखो जबरदस्त। और मतलब बढ़िया तेजी के लिए, और हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप नीचे से देखेंगे तो करीबन बैंक निफ्टी 350-400 पॉइंट चढ़ चुका है, और निफ्टी आपका लगभग 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो वोलेटाइल मार्केट, और आई एम लाइकिंग इट। आपने कहा वॉलेटिलिटी यही चाहिए, एक तरह से एक अच्छा यही चाहिए। एक्सपायरी का दिन हो, ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हो, हमारे यहाँ
तभी तो कहीं बेस बनाएंगे हम। मौका बनता है, बिल्कुल। हाँ, बेस फॉर्मेशन, वॉलेटिलिटी के बाद, उसके बाद एक कुछ अहम लेवल के पार निकलने पर बॉटम फॉर्मेशन, वो प्रोसेस होती है। उम्मीद करें कि इस वॉलेटिलिटी में अब नए लोअर लेवल ना आए। अच्छी बात दीप ये की हमने कि कल के सोमवार के जो लोस थे 16,835 के आसपास के, उसके आसपास भी नहीं गए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे बैंक निफ्टी ने सोम और मंगल को अपने लोज नहीं तोड़े। सो आई थिंक थोड़ी ताकत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। बहुत ही बेहतरीन एक्शन है इस वक्त यहाँ पे। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। कमोडिटी मार्केट की भी एक्शन भरपूर है। दीप आप ही को बतानी है। बिल्कुल सर, और कच्चे तेल पर रखिए नजर। कल जो हमारी छुट्टी होगी उसका देखिए आज इम्पैक्ट क्या आ रहा है। 2-2.25% ऊपर कच्चा तेल आपको दिखेगा। 6500 का लेवल इस समय कच्चे तेल ने क्रॉस किया, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और $90 के करीब ब्रेंट भी आपको दिख रहा है। इसके साथ ही नेचुरल गैस में बड़ी तेजी है सर। 4% का उछाल नेचुरल गैस में आपको आते हुए दिख रहा है। वापस 300 के ऊपर नेचुरल गैस के दाम गए हैं। तो दोनों फैक्टर्स अच्छे नहीं है हमारे लिए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में जिस तरह से आज सुबह तेजी बन रही है। गोल्ड गिर रहा है, 1.25% नीचे है इस समय, करीब 550 रुपए की गिरावट। सिल्वर पर भी आप देख रहे हैं 1.25% की गिरावट, 800 रुपए फिसलते हुए इस समय दिखेगा। बेस मेटल्स होल्ड आउट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो आज मेटल स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, अगर रिकवरी वहां पर आती है या नहीं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हो रही है खरीदारी। निकल भी आपको करीब 1/4% ऊपर दिखेगा। तो बेस मेटल्स मजबूत है। गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट है और कच्चा तेल और बड़ी मूव आपको दिखाते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही रुपए पर भी रखिए नजर, क्योंकि वापस 75 के पार आपको रुपया जाते हुए दिख रहा है। बड़ी कमजोरी रुपए में आ रही है, 40 पैसे कमजोर रुपया आपको खुलते हुए दिखा है। तो एक स्ट्रेंथ हुई थी, अच्छा पुल बैक 77 के लेवल से 74 तक आया था। अब वापस जिस तरह से फेड की पॉलिसी के बाद डॉलर मजबूत होते हुए दिख रहा है रुपए पर, उसका नेगेटिव इफेक्ट है। आज 0.5% की कमजोरी आपको रुपए पर आती हुई दिख रही। तो सुस्ती करेंसी में भी आ रही है, वापस 75 के पार जा रहा है रुपया। आइए आपको आज की जो कॉल्स हैं वो मैं पहले बता दूं। IIFL सिक्योरिटीज की राय, गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चल रहा है। 48,100 के लेवल पर करें खरीदारी। 47,850 का है स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 48,600 का। कॉपर का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 753 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 758 और टारगेट 475। नेचुरल गैस फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 298 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 290, टारगेट 310। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट ये आप खरीद कर चलें 6370 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 6240, टारगेट 6600 का रहेगा। तो एक सेल कॉल है कॉपर, उसके सामने गोल्ड, नेचुरल गैस और ग्वार सीड ये खरीद कर चले IIFL सिक्योरिटीज की राय। गोल्ड फेड अप, ये हम बात करेंगे। जिस तरह से फेड ने मार्च में दरें बढ़ाने के अब संकेत दे ही दिए, तो क्या गोल्ड का मार्केट अब फेड अप हो गया है, जिसके बाद कीमतों में हम देख रहे हैं आज भारी गिरावट है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हुई थी। अब यहां से कहां जाएगा सोने का भाव, डॉलर भी अब मजबूत हो रहा है, तो क्या और डबल दबाव बन सकता है गोल्ड पर, इस पर करेंगे चर्चा। अनिल जी, गोल्ड फेड अप 11:30 बजे सर। वंडर वैसे हमारे मार्केट भी थोड़ा फेड अप हो गए हैं फेड के एक्शन की वजह से, जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आई है फेड के बाद, जबरदस्त। किसने लिखा है? हाँ, आई थिंक कमोडिटी टीम तो खैर जोरदार है, जानी जाती है सर, है ना। क्रिएटिविटी में तो सबसे आगे हैं। अगली बार अपने भी ये लिखना मार्केट फेड अप। मार्केट फेड, अगर इस बार पॉयल साहब ने कुछ गड़बड़ी की तो ऐसे मार्केट फेड अप डन 100% करेंगे सर, है ना। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नाइस। क्रिएटिविटी होनी चाहिए लाइफ में, तभी तो मजा आया। नहीं तो क्या है भाई, बाकी तो वही है, रोज वही मार्केट 9:15 खुलता है, 3:30 बजे हो जाता है, वही शो करना है, ओपनिंग वाला वही शो करना है, क्लोजिंग वाला वही सारे स्टॉक है, जो कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। ऐसे देंगे तो लाइफ में कुछ नया नहीं। लेकिन करना चाहे तो कितना कुछ एक्साइटेड है। हर सेकंड भाव बदलते हैं, हर सेकंड कोई दूसरा स्टॉक बढ़ता घटता है, हर रोज कोई नई खबरें आती है, नई शेयर अलग अलग स्टॉक्स में आती है। बिल्कुल, हर रोज आप उसी को अलग तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी टीम का कमाल है। ये हर रोज को एक नए चैलेंज के तौर पर कुछ अच्छा और क्रिएटिव करने की कोशिश करती है, और इसीलिए आप हमारी टीम से कभी फेडअप नहीं होते। हमेशा फेड की वजह से गोल्ड या मार्केट फेडअप हो जाए, लेकिन आप कभी फेडअप नहीं होगी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो पक्की रहेगी। प्रॉफिट लॉस तो देखो वो हमारे हाथ में नहीं, वो होता तब तो किसी को लॉस हम होने नहीं देते जी, है ना। ये तो अपनी अपनी बात है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान सिद्धार्थ सेठानी साहब और रजत बोस सर हमारे साथ जुड़ने को तैयार। उससे पहले आशीष चतुर्वेदी हमें बताने को तैयार है आरबीएल बैंक रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट का अनुमान आज ही आ रहे रिजल्ट सर, आज ही नतीजा आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं। ओके, चलिए बढ़िया। एक्सपेक्टेशन कम है, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ब्याज आय में अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें केवल 3% का इजाफा देखने को मिलेगा।
908 करोड़ थी पिछले साल और यहाँ पर अब जो है केवल 932 करोड़ यानी 3% का जो एक्सपांशन देखने को मिलेगा। लेकिन मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, करीब 25% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है। 147 करोड़ से घटकर केवल 110 करोड़। हालांकि जो रेंज हमें बताई जा रही है वो 90 से लेकर 120 करोड़ के आसपास आ रही है। 110 सेफर साइड अगर आप अनुमान लगाकर चलना चाहते हैं तो 110 को कंसिडर करके चलेंगे। असेट क्वालिटी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, स्टेबल ही आपको असेट क्वालिटी नजर आएगी। जीएनपीएस जो है 5.4% से घटकर 5.3%, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको बता रहा हूं असेट क्वालिटी। और नेट एनपीएस भी जो है यहां पर भी मामूली 2.1% से घटकर 2%, यानी लगभग स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोन ग्रोथ है यहाँ पर 5% वाई और यानी साल दर साल और 3.5% जो है तिमाही दर तिमाही आपको ग्रोथ नजर आएगी। हालांकि जो मैनेजमेंट में बदलाव हुए यहाँ पर फर्दर कोई कमेंट्री आती है ये ज्यादा डिसाइसिव होगा स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे हल्के कमजोर है। बिल्कुल, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे हल्के से कमजोर है। अच्छी बात यह है कि रिकवरी के साथ साथ आरबीएल बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ट्यूसडे को भी हमने देखा था। लगता है ये बंधन बैंक की तरह सरप्राइज कर देगा। हो सकता है सर, बिल्कुल। ये बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है और उसकी शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर कुछ होगा तो रिजल्ट ही होगा। हाँ, क्योंकि रिजल्ट इस मतलब ये एक ऐसा जिससे किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, बस भाव आ रहा है वो ठीक है। करेक्ट है ना, आगे हाँ, और जब ऐसे एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए ना तभी अगर हल्का फुल्का सरप्राइज आ जाए तो अंडरराउंड हो गया ना। अब किसी के पास है नहीं, किसी को लेना नहीं। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बता रहे हैं सर? इसका मुनाफा आएगा केवल 110 करोड़। तो रेंज आ रही है ना, रेंज में आपको बता देता हूँ 90 से 120 करोड़ की आ रही है। हाँ, मतलब 120 के ऊपर कुछ भी आया कोई भी नहीं है। हाँ, चलो बढ़िया। एसेट क्वालिटी और मुनाफा 120 करोड़ के ऊपर कुछ भी आया तो अच्छा माना जाए। हाँ, हाँ। चलिए देखते क्या कुछ होता है। ये है आपके लिए माफ कीजिएगा आरबीएल बैंक का अनुमान। बिल्कुल, तो आरबीएल बैंक का ये है आपके लिए उसका अनुमान। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन इस पर आपको आते हुए दिखता है नतीजों के बाद। एक स्टॉक जो एक बड़ी बीटिंग ले रहा है इस समय, उस पर रखनी है नजर, इंडिया मार्ट। थोड़ी देर में इस पर एक चार्ट चेक भी करेंगे, बट नतीजों के बाद से लगातार यहां पर आज दूसरे दिन भारी गिरावट आप आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार रिकवर कर रहा है इस समय सर। बिल्कुल ठीक बात है, रिकवरी के मूड में है बाजार। 17,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब निफ्टी है और बैंक निफ्टी 37,375 का जो लेवल दिया था उस लेवल तक पहुंचता हुआ दिखा दी। 37,420 का हाई बनाया, ये भी मजबूती दिखाने की कोशिश करता दिखा। थोड़ा सपोर्ट मिल जाए अगर ग्लोबल मार्केट से तो कहने ही क्या। आइए बढ़ते आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। और ये खबर वाकई में बड़ी काम की है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई ये खबर है जिसके लिए बजट में हो सकते हैं बड़े बेहतरीन ऐलान। आइए जानते हैं अमरीश से क्या है बड़ी खबर। अमरीश बताइए। सर, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये सेक्टर है इसको लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा आने वाले सत्र में हम देख सकते हैं जो बजट पेश करेगी वित्त मंत्री, उसमें इस पर विशेष फोकस रहेगा। इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम्स कई सारी हैं, आ चुकी हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा कई और पीएलआई स्कीम्स आनी बाकी हैं। तो हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि इसके लिए कुछ और पीएलआई स्कीम की सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। साथ ही साथ इसके लिए जो कच्चा माल है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी सरकार कम कर सकती है। अगर हम कच्चे माल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, लिथियम इस तरह की चीजें हैं जो सेल बैटरी बनाने और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है और सरकार इन पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 0.25% से 7.5% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इन सब चीजों पर और सरकार इनको पूरी तरीके से स्क्रैप कर सकती है। हमारी इस बात का समर्थन नीति आयोग की उस रिपोर्ट में भी है जो कि 24 जनवरी को खुद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने ट्वीट भी करके बताया था कि सरकार इसको सरकार से डिमांड करती है इस सेक्टर को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सेक्टर में भाग देना चाहिए। साथ ही साथ घरेलू कमर्शियल उपयोग के लिए जो वाहन है उस पर आसान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए बैंक, ताकि इस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा सके। और जो सरकार का जो लक्ष्य है क्लीन फ्यूल का या फिर जो 2030 का जो क्लीन फ्यूल का जो लक्ष्य है उसको सरकार प्राप्त कर सके, उसके लिए इस सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही साथ एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हमको इसमें मिल सकता है वो ये है कि इससे जुड़ी जो इकोसिस्टम को बनाने के लिए और जो डिस्काउंट्स हैं उस पर सरकार और ज्यादा अनाउंसमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बड़े ऐलान आ सकते हैं बजट में। जहां तक
ईवीज का सवाल है, ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए, ईवी सेटअप के लिए, ईवीज भारत में बनाने के लिए। और अनिल जी, ये बात की जा रही है कि इसके इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी घटाई जा सकती है, पीएलआई स्कीम को और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, बढ़ावे दिए जा सकते हैं। ये अगर हम जॉइन द डॉट्स करें सर तो बड़े कदम आ रहे हैं सरकार की तरफ से और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक्साइड तो रिसेंटली हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था। और 50% ऑलमोस्ट कैश है कंपनी के पास में, और जो कुछ भी इनका इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने बेचा था उसकी वजह से इनको जो एचडीएफसी की स्टेक मिली थी वो अल्टीमेटली बेचकर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपेंशन प्लान में लगाने वाले कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो मुझे लगता है एक्साइड तो मतलब 175 रुपए में आप ये सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत ही अच्छा है, और बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बैटरीज को लेकर आना है, कोई सवाल ही नहीं है मतलब। और इवन हिमाद्री केमिकल जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए जो केमिकल की जरूरत पड़ती है उसमें लीडरशिप है इनकी, बिल्कुल। और पहले कुछ थोड़े बहुत इश्यूज जो थे इस कंपनी को लेकर, प्रमोटर्स को लेकर, वो सारे सोल्व हो गए। तो अब अच्छी बात है कि नेगेटिव्स आपके लिए कुछ बचे नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, और अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट और कम हो जाती है, जो कि होगी, क्योंकि आप देखिए खुद राजीव कुमार साहब ने, अब राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग में डालिए, ये बड़ी बात है, सर। क्योंकि आमतौर पर कोई इस तरह के बिजनेसेस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालना नहीं चाहता। मतलब लगभग सरकार में सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्टर सेम पेज पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, अलाइंड है। आप सोचिए, नीति आयोग का काम ही यही नीति बनाने का, नीति बताने का, करेक्ट। अगर नीति आयोग, और ये ट्वीट करके एक्चुअली ये अननोटिस गया, ये 24 तारीख को दोपहर में आया था 3 बजे ट्वीट, 2:50 पर। तो उस समय के मार्केट के कोहराम नहीं था, सॉरी उस वक्त के मार्केट के इतने बढ़िया मूड में कौन ट्वीट पढ़े, कौन देखे। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी कि ये, और अगर ये कर दिया तो आप सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों के लिए बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज से जुड़े हुए हैं, एक्साइड और दोनों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये बढ़िया हो सकते हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। पालिया साहब हमारे साथ तैयार हैं, एक बार पालिया साहब से राय भी ली जाए। पालिया साहब, चार्ट देखिए हिमाद्री स्पेशली, मेरे ख्याल से हिमांशु जी शायद रिकमेंड करके गए थे पिछले 1-2 दिन पहले, मुझे जहां तक याद है, या पालिया साहब, दोनों में से किसी ने एक किया है। पालिया साहब जरा बताएं। तो हिमाद्री स्पेशलिटी स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक पिछले 10 से 12 महीनों से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अभी जिस तरीके से करंट मंथ में हम देखें जो मोमेंटम बना है, ये हायर बैंड को अब पेनिट्रेट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकआउट जो बनेगा चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वो बनेगा करीब 62 रुपीज के आसपास, और हाई प्रोबेबिलिटी है इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक इस अटेम्प्ट में 62 का ब्रेकआउट बिल्कुल करते हुए दिखेगा। और अगर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता है 62 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में पोटेंशियल है जो कि इसको फिर 80 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर इसको एक्यूमुलेट करें, अगर ये वोलेटिलिटी में स्टॉक अवेलेबल होता है कोई भी डिप में, तो ऐड करें। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है 53 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है ये स्टॉक में जरूर ब्रेकआउट होंगे और फिर ये 80 रुपए की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो 52 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है हिमाद्री। ओके, 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। और एक्साइड एफएनओ में है, ये एक्साइड है सर, है ना ऐसे? हाँ, ओके। एक्साइड के भी एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले ली जाए। सुमित जी, एक्साइड के चार्ट्स देखिए। एक्साइड के अंदर पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक जल्दी 200 का लेवल दिखाएगा। 175 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप अगर नीचे में आता है 170 168 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 180 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 200 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में एक्साइड में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करें, ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। होल्ड करें पोजीशन, 200 रुपए तक के टारगेट्स बन सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्री में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। रजत सर और सिद्धार्थ जी, आप दोनों को सुप्रभात, और करिए शुरुआत। रजत सर, आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। देखिए, मेरा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा सोवा डेवलपर्स। मैंने 717 जहां पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लोकेटेड है, वहां पे लगाने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ये थोड़ा स्ट्रेट स्टॉप लॉस है क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी जितना है, हम नहीं चाहते कि मतलब अनयूजुअल वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट ऊपर में 1024 एंड 1110 यहाँ एक साल के अंदर
ऐसा टारगेट हासिल करेगा, ऐसा उम्मीद करके सोवा डेवलपर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूं। ओके, तो ये है आपके लिए शोभा डेवलपर्स जहां पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से रजत सर की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, मेरी लॉन्ग टर्म पिक है हाईवेज टू रनवे वाली। अब हाईवेज टू रनवे, हाईवे जो अच्छा बना सकती है जो रनवे में तब्दील हो, और कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन में खरीदारी की राय है। टारगेट पहले बता दूं, KNR कंस्ट्रक्शन का 350 रुपए का टारगेट है। रोड्स टू हाईवेज बनाने वाली कंपनी 6000 किलोमीटर का हाईवे बना चुकी है 12 स्टेट्स में भारत में। KNR कंस्ट्रक्शन पहले हाफ में, साल के पहले हाफ में 11,600 करोड़ का ऑर्डर बुक, और दूसरे हाफ में मेरे ख्याल से 2 से 2,500 करोड़ का और ऑर्डर बुक आ सकता है KNR कंस्ट्रक्शन पे। इन्होंने 10 नए रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे बिड किया है, उनमें से एक है हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेसवे। ऐसे तो कई 22 एक्सप्रेसवे आने वाले हैं जिसके ऊपर KNR कंस्ट्रक्शन बिड कर सकती है। दमदार स्टॉक है। रेलवेज के भी कॉन्ट्रैक्ट्स अब आना चालू हो जाएंगे KNR कंस्ट्रक्शन पे। हाईवेज ऐसा सरकार बनाना चाहती है जो रनवे में तब्दील हो सके, और उसमें KNR एकदम सटीक बैठता है। 350 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। 350 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें, यह है आपके लिए KNR कंस्ट्रक्शन। सिद्धार्थ जी की राय लॉन्ग टर्म के लिए तो शोभा और KNR, दो बेहतरीन कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए। आइए और भी कुछ कॉल्स लेंगे और कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लेने आए हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस 2 मिनट में लौटेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति TMT देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति TMT। स्वागत है आप सबका SPL मिड कैप स्टॉक्स में। हमारे दोनों मेहमान साथ में तैयार। रजत सर ने कहा है शोभा डेवलपर्स खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए। रजत सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। मेरा पोजिशनल पिक होगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। मैंने पहले ही खुलासा कर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी खुद की निवेश है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मैं मानता हूं कि ये अगले 3 से 6 महीने के अंदर 175 से 182 इस रेंज तक जा सकता है, और इसमें 124 का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट प्राइस में इसको बाय करना चाहिए। मुझको उम्मीद है कि ये जो अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है अप्रैल 2021 के बाद में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए इसमें मैं टेक्निकल कॉल दे रहा हूं, और मेरी यकीन है कि ये 175 से 180 का लेवल 3 से 6 महीनों के अंदर हासिल कर लेगा। रियल एस्टेट जो आज अपने नतीजों पर रिएक्ट भी कर रहा है, कमजोर भी खुला है, पर जैसा रजत सर कह रहे हैं ये डिप अच्छा खरीदारी का मौका है। उनका खुद का भी निवेश है इसमें। 175-182 के मीडियम टर्म टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लिया जाए। पालिया साहब बताएं आपकी 10 की कमाई की पिक। दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक बाय करना है वो है त्रिवेणी टर्बाइन। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अब नवंबर के जो स्विंग हाई बने थे उसको अब यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है त्रिवेणी टर्बाइन को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 228 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज काफी अच्छा गेन स्टॉक में ड्यूरिंग द डे भी देखने को मिला है, तो हमें लगता है अगर कोई डिप मिलती भी है स्टॉक में तो इसको ऐड करें। 227, 222 ये बाइंग रेंज रहेगी। 210 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और हमें लगता है इसमें टारगेट शॉर्ट टर्म में आना चाहिए करीब 270 से 280 तक के। तो त्रिवेणी टर्बाइन पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, त्रिवेणी टर्बाइन पर खरीदारी करके चलनी है, ये है आपके लिए राय पालविया साहब की तरफ से। किरण जी आप भी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर। दीप ये रिपीट होगा पर ये बाय करने की सलाह है CDSL। करंट लेवल्स 1520 के आसपास है। इधर से 1450 तक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 1400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 6 से 8 महीने का टारगेट 1900 से लेके 2100 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो CDSL में करनी है खरीदारी, ये है राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक दे रहे हैं सिद्धार्थ जी। KNR कंस्ट्रक्शन है उनका लॉन्ग टर्म स्टॉक, बताएं सर। फिर से मल्टीप्लेक्सेस चालू हो गए हैं और अच्छी कैपेसिटी में चल रही है, और कंपनी है आइनॉक्स लीजर। आइनॉक्स लीजर अभी पोजिशनल में बहुत अच्छा फिट बैठता है, क्योंकि कोविड के थर्ड वेव से अब डर कम हो गया है,
और मैं मानता हूं कि अब लोग बाहर जाना चालू कर दिए हैं। मल्टीप्लेक्स की कंपनी आइनॉक्स लीजर पे खरीदारी की राय है। टारगेट 446 का है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है वो आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं सारे स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में भी होंगे। कंटेंट पाइपलाइन बहुत दमदार है। मैनेजमेंट का एक गाइडेंस है कि वो एक्सपेंशन करने वाले हैं आने वाले साल में। करीबन 80 से 90 स्क्रीन नए आने वाले हैं। करीबन 660 स्क्रीन अभी है और उसमें से 570 तो ऑपरेशनल है 50% की कैपेसिटी पे, तो सिर्फ 100 स्क्रीन बंद है। मैं मानता हूं कि रिवाइवल के रूप में आइनॉक्स लीजर को आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल है तो जरूर ये चल सकता है 446 के टारगेट के लिए। ओके, आइनॉक्स लीजर पर करें खरीदारी 446 के टारगेट्स के लिए। ये है राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। तो कमजोरी इस समय जो दिख रही है, अच्छे एंट्री के मौके हैं इन सभी काउंटर्स के लिए। मौके मिलने वाले हैं कुछ और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स लेते हैं मुदित जी से, उनकी 10 की कमाई का स्टॉक बताएं मुदित जी। देखिए 10 की कमाई में हमने जो चुना उसका नाम है वाटेक वाबाग, जिसका सिंबल है वाबाग। यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 316 रुपए CMP है, यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट बनेगा 350 का, स्टॉप लॉस रहेगा 295 का। स्टॉक के वीकली चार्ट्स को देखते हैं 290-95 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न बना के इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल के इंडिकेशन आ गए हैं। साथ के साथ अगर मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं 200 डेमा के ऊपर लगातार ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ट्यूसडे के सेशन में रिवर्सल के बाद आज फॉलो बाइंग नजर आ रही है। वाटेक बाबा यहाँ से बाय करके चलेंगे 350 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 295। 295 का स्टॉप लॉस, 350 के टारगेट। वाटेक वाबाग में खरीदारी करने की राय मुदित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं कि सारे दिन खराब ही होता है, कोई कोई दिन अच्छा भी होता है। आज लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं मुदित जी और हिमांशु जी को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये भी ना समझे कि आगे नहीं हो सकता। मुदित जी कभी भी हो सकता है, आज नहीं है, आज अच्छा दिन है आपके लिए है। मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको हिमांशु जी बोलूं मुदित जी बोलूं, फर्क तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा मैं एक चीज बताइए, आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बड़े स्पोर्टी है। वो भी तो भी क्या करेंगे,